नमस्ते। द यूपीएससी पॉडकास्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज रमेश सिंह की इंडियन इकोनॉमी पर हमारी सीरीज में हम चैप्टर 21 ह्यूमन डेवलपमेंट इन इंडिया पर चर्चा करेंगे। तो जब हम डेवलपमेंट या विकास शब्द सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? मेरे तो आता है चमकती हुई मेट्रो, बड़े बड़े फ्लाईओवर्स, स्टॉक मार्केट का ग्रीन सिग्नल और वो जीडीपी ग्रोथ के नंबर्स जो हर क्वार्टर में हेडलाइन बनते। लेकिन क्या असल में यही विकास है? क्या किसी देश की तरक्की सिर्फ इन आंकड़ों से नापी जा सकती है? क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि देश तो तरक्की कर रहा है, पर आम इंसान की जिंदगी में उतनी बेहतरी नहीं आ रही। और आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यही इस चैप्टर का कोर आइडिया है। अच्छा। ये पूरी डिस्कशन नंबर्स और स्टैटिस्टिक्स की दुनिया से निकलकर इंसानों की असल जिंदगी पर फोकस करती है। पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट और यूएनडीपी के ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के फाउंडर महबूब उल हक ने एक बहुत गहरी बात कही थी। उन्होंने कहा था, द बेसिक पर्पस ऑफ डेवलपमेंट इज टू एनलार्ज पीपल्स चॉइसेस। विकास का असली मकसद लोगों के विकल्पों को बढ़ाना है। चॉइसेस, विकल्प, सुनने में बहुत सिंपल लगता है, पर इसका मतलब बहुत गहरा होगा। किस तरह की चॉइसेस? मतलब ये चुनना कि डोमिनोज से पिज्जा मंगाना है या पिज्जा हट से, या कुछ और? वो भी एक चॉइस है, पर ये उससे कहीं ज्यादा है। सोचिए, एक गरीब किसान की बेटी, उसके पास क्या चॉइस है? शायद यही कि वो या तो खेत में काम करें या जल्दी शादी कर लें। हाँ, ये तो है। अब इमेजिन कीजिए कि उसके गांव में अच्छा स्कूल खुल जाए, उसे पढ़ने का मौका मिले, वो इंजीनियर बन जाए। अब उसके पास चॉइसेस हैं। राइट। वो चुन सकती है कि उसे कहाँ काम करना है, किससे शादी करनी है, अपनी जिंदगी कैसे जीनी है। यही है चॉइसेस का बढ़ना। आई सी। तो ये सिर्फ इकोनॉमिक फ्रीडम नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये एक लंबी, हेल्दी और क्रिएटिव जिंदगी जीने की आज़ादी है। इसमें बेहतर नॉलेज पाने का अधिकार, अच्छा न्यूट्रिशन, अच्छी हेल्थ सर्विसेज, एक सिक्योर लाइवलीहुड यानी सुरक्षित रोजगार। ये सब तो बेसिक हो गया। ये सब तो है ही, पर इसके आगे भी हैं। क्राइम और फिजिकल वायलेंस से सुरक्षा की चॉइस, अपने लिए फुर्सत के पल निकालने की चॉइस, और अपनी कम्युनिटी की पॉलिटिकल और कल्चरल एक्टिविटीज में हिस्सा लेने की आज़ादी। ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां हर इंसान अपनी पूरी पोटेंशियल तक पहुंच सके। ओके, लेट्स अनपैक दिस। तो इसका मतलब ये चैप्टर सिर्फ इकोनॉमिक्स के बारे में नहीं है, बल्कि जिसे हम सोशल सेक्टर कहते हैं उसकी बुनियाद के बारे में है। हेल्थ, एजुकेशन, सोशल सिक्योरिटी, ये सब मिलकर जो बनाते हैं वही देश का असली ह्यूमन कैपिटल है। बिल्कुल। ये सोच में एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। पहले सारी बातें, सारी गवर्नमेंट पॉलिसीज इकोनॉमिक ग्रोथ के आसपास घूमती थीं कि बस जीडीपी बढ़ाओ, पर कैपिटा इनकम बढ़ाओ, ट्रिकल डाउन इफेक्ट से सब ठीक हो जाएगा। समझ आया कि सिर्फ ग्रोथ काफी नहीं है। जब इकोनॉमी को खोला गया तो ये डर भी था कि कहीं अमीर और गरीब ना हो जाए। हाँ, इनइक्वालिटी बढ़ ना जाए। इसीलिए इंक्लूसिव ग्रोथ यानी समावेशी विकास का कॉन्सेप्ट इतना जरूरी हो गया। मतलब विकास का फायदा समाज के सबसे पिछड़े तबकों तक पहुंचे। एससीज, एसटीज, ओबीसीज, माइनॉरिटीज और खास तौर पर महिलाएं। मतलब ये सुनिश्चित करना कि विकास की गंगा में सब डुबकी लगाएं, कोई किनारे पर खड़ा न रह जाए। बिल्कुल सही कहा आपने। ये बिल्कुल वैसा है कि किसी की सैलरी तो बढ़ गई, पर उसके इलाके में ना अच्छा अस्पताल है, न बच्चों के लिए अच्छा स्कूल, पीने का पानी भी साफ नहीं आता, तो वो बढ़ी हुई सैलरी का क्या करेगा? सही बात है। इसीलिए यूएनडीपी का ये ह्यूमन डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट इतना पावरफुल है। ये एक होलिस्टिक अप्रोच है। अब तो हैप्पीनेस और लाइफ सेटिस्फैक्शन जैसे आइडियाज भी डेवलपमेंट डिस्कशंस का हिस्सा बन रहे हैं। और जब हम भारत की बात करते हैं तो ये डिस्कशन और भी ज्यादा जरूरी हो जाती है, क्योंकि सोर्स कहता है कि इंडिया दुनिया का यंगेस्ट नेशन है। हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी वर्किंग एज पॉपुलेशन है। ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो इतिहास में किसी देश को कभी-कभी ही मिलती है। आप डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात कर रहे हैं, पर सोर्स इसे एक डबल एज सॉर्ड यानी दो धारी तलवार भी कहता है। क्यों? ये तो एक सीधा सीधा एडवांटेज होना चाहिए। थ्योरेटिकली तो है। ज्यादा काम करने वाले हाथ और उन पर निर्भर रहने वाले लोग, मतलब बच्चे और बूढ़े, वो कम। थ्योरेटिकली ये तो इकोनॉमिक बूम का फॉर्मूला है। थ्योरेटिकली बिल्कुल। आंकड़े देखें तो 1991 से 2024 के बीच हमारी इकोनॉमिकली एक्टिव पॉपुलेशन यानी 15 से 59 साल के लोग टोटल पॉपुलेशन का 57.7% से बढ़कर 63.3% हो गए हैं। ये एक जबरदस्त वर्कफोर्स है। बिल्कुल, लेकिन तलवार की दूसरी धार ये है कि इस यूथ बल्ज, इस नौजवानों की फौज को अगर सही दिशा नहीं मिली तो क्या होगा? यही डिविडेंड एक डिजास्टर बन सकता है। प्रिसाइजली।
इस डेमोग्राफिक डिविडेंड का फायदा उठाने के लिए इस यूथ बल्ज को 3 सबसे जरूरी चीजें चाहिए। क्या? अच्छी हेल्थ ताकि वो प्रोडक्टिव हो, अच्छी एजुकेशन ताकि उनके पास नॉलेज हो, और जॉब रेडी स्किल्स ताकि वो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सकें। अगर ये 3 चीजें हम उन्हें नहीं दे पाए तो करोड़ों फ्रस्ट्रेटेड, अनएम्प्लॉयड और अंडर स्किल्ड नौजवान। ये तो किसी भी सोसाइटी के लिए एक सोशल वॉल्केनो पर बैठने जैसा है। बिल्कुल। ये वो एनर्जी है जो देश को बना भी सकती है, और अगर सही डायरेक्शन ना मिले तो ये सोशल अनरेस्ट, क्राइम और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का कारण बन सकती है। इट बिकम्स अ चैलेंज फॉर इंटरनल सिक्योरिटी, नॉट जस्ट द इकोनॉमी। बिल्कुल। इसीलिए सोर्स एक मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रैटेजी की बात करता है, यानी एक ऐसी रणनीति जो कई मोर्चों पर एक साथ काम करे। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर यानी स्कूल्स और हॉस्पिटल्स में इन्वेस्ट करो। राइट। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो ताकि ये सर्विसेज की डिलीवरी बेहतर हो, करप्शन कम हो और ओवरऑल लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर बनाओ। और इसमें सिर्फ सरकार का नहीं, सिविल सोसाइटी, एनजीओज और मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल है। लेकिन ये जर्नी सीधी नहीं रही है, मतलब सब कुछ एक लाइन ऊपर नहीं जा रहा था। सोर्स में कोविड-19 पैंडेमिक और रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट का जिक्र है। इसने इंडिया और पूरी दुनिया पर ह्यूमन डेवलपमेंट के लिहाज से बहुत भारी असर डाला है। ये एक बहुत बड़ा शॉक था सिस्टम के लिए। पिछले 32 सालों में जब से ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ट्रैक हो रहा है, पहली बार ऐसा हुआ कि ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट में लगातार 2 साल गिरावट आई। 2 साल लगातार? हाँ, इसे ऐसे समझिए, हमने विकास की सीढ़ी पर 30 साल में जो 10 कदम ऊपर चढ़े थे, पूरी दुनिया एक झटके में 2-3 कदम नीचे फिसल गई। और ये सिर्फ आंकड़े नहीं है। इसका मतलब है वो बच्चे जिनका स्कूल हमेशा के लिए छूट गया, वो लोग जिनकी नौकरियां चली गईं और वो वापस अपने गांव लौटने को मजबूर हो गए, और वो परिवार जिन्होंने अपनों को हेल्थ सिस्टम्स की कमी की वजह से खो दिया। इट वॉज अ फंडामेंटल शॉक। एग्जैक्टली। 90% से ज्यादा देशों ने अपने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI में गिरावट देखी। सालों की मेहनत पर पानी फिर गया। सप्लाई चेन्स टूट गईं, हेल्थ सिस्टम्स चरमरा गए, करोड़ों लोगों की नौकरियां चली गईं। एक ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट क्राइसिस था। तो इन सब चैलेंजेस के बाद आज इंडिया कहाँ खड़ा है? व्हाट डू द लेटेस्ट नंबर्स से? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023-24 के हिसाब से हमारी परफॉर्मेंस कैसी है? लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक 193 देशों में इंडिया की रैंक 134 है। 134? हमारा HDI स्कोर 0.644 है, जो हमें मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी में रखता है। 134 सुनने में पहली बार में थोड़ा डीमोटिवेटिंग लगता है। ऐसा लगता है कि हम बहुत पीछे हैं। लेकिन क्या सिर्फ ये रैंक पूरी कहानी बताती है, या हमें जर्नी को भी देखना चाहिए? हमें जर्नी ही देखनी होगी, सिर्फ डेस्टिनेशन नहीं। इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, 1990 में जब ये इंडेक्स शुरू हुआ था, हमारा HDI स्कोर सिर्फ 0.434 था। ओह, ओके। तब से लेकर आज तक हमने 48.4% की इंप्रूवमेंट की है। That's a massive leap. वाओ। ये दिखाता है कि पिछले 3 दशकों में हमने एक लंबी दूरी तय की है, भले ही रेस में अभी और भी लोग हमसे आगे हैं। 48.4% इम्प्रूवमेंट सुना तो बहुत अच्छा है, लेकिन रैंक अभी 134 है। तो ये इम्प्रूवमेंट कहाँ दिख रहा है? क्या ऐसा है कि GNI जैसे कुछ पैरामीटर्स में हमने असाधारण प्रोग्रेस की है, लेकिन हेल्थ और एजुकेशन में हम आज भी पिछड़ रहे हैं, जिससे हमारा ओवरऑल स्कोर नीचे खिंच जाता है? आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है। डेटा को ब्रेक डाउन करते हैं। हाँ, बताइए। 1990 से अब तक लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ यानी जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 9.2 साल बढ़ी है। ये एक सॉलिड अचीवमेंट है। बिल्कुल। एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग यानी एक बच्चा कितने साल स्कूल जाने की उम्मीद कर सकता है, ये 4.6 साल बढ़े हैं। मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग यानी 25 साल से ज्यादा उम्र के लोगों ने औसतन कितने साल स्कूल में बिताए हैं, ये 3.8 साल बढ़े हैं। ओके। और सबसे ड्रामेटिक जंप पर कैपिटा ग्रॉस नेशनल इनकम GNI में है, जो लगभग 287% बढ़ी है। एग्जैक्टली, यही मैं कह रही थी। GNI में 287% की बढ़ोतरी, लेकिन मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग में सिर्फ 3.8 साल की। हाँ। इसका मतलब है कि ऑन एवरेज हमारी इनकम तो बहुत तेजी से बढ़ी है, पर हमारी एजुकेशन उतनी तेजी से नहीं बढ़ी। क्या ये हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के बीच एक गैप को नहीं दिखाता? बिल्कुल दिखाता है। ये दिखाता है कि वेल्थ क्रिएट हुई है, पर उस वेल्थ का सोशल कैपिटल यानी एजुकेटेड और हेल्दी सिटीजन्स में कन्वर्जन उतना फास्ट नहीं हुआ है। ये एक क्रिटिकल गैप है जिसे पॉलिसी को एड्रेस करना होगा। राइट।
अब वो सवाल जो हर भारतीय के मन में आता है, पड़ोसियों के मुकाबले हम कहाँ हैं? द इटर्नल क्वेश्चन, हमेशा की तरह एक मिक्स्ड बैग होगा शायद। हाँ, चाइना रैंक 75 और श्रीलंका रैंक 78 हमसे काफी आगे हैं और हाई ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी में है। अच्छा। यहाँ तक कि भूटान 125 और बांग्लादेश 129 भी हमसे ऊपर रैंक्ड हैं, मीडियम कैटेगरी में ही। ओ, बांग्लादेश भी। हाँ, लेकिन हम नेपाल 146 और पाकिस्तान 164 से बेहतर रैंक्ड हैं। बांग्लादेश का हमसे आगे होना कई लोगों को हैरान करता है, पर उन्होंने हेल्थ और एजुकेशन के ग्रासरूट्स लेवल पर काफी अच्छा काम किया है। इंटरेस्टिंग। अब डेवलपमेंट की बात आधी आबादी यानी महिलाओं के बिना अधूरी है। जेंडर इक्वालिटी के फ्रंट पर हम कैसा कर रहे हैं? गिवन आवर सोशल स्ट्रक्चर, मुझे डर है कि यहाँ हमारी परफॉर्मेंस शायद अच्छी ना हो। और यहीं पर एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। सच में? दिस रेजेस एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और यहाँ एक सरप्राइजिंगली पॉजिटिव स्टोरी है। जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स GII में 166 देशों में इंडिया की रैंक 108 है। ये तो चौंकाने वाली बात है। हमारी ओवरऑल HDI रैंक 134 है, पर जेंडर इनइक्वालिटी में हम 108 पर हैं। हाँ, मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट से बेहतर परफॉर्मेंस जेंडर इक्वालिटी में। ऐसा कैसे हो सकता है? एग्जैक्टली। और सिर्फ रैंक ही नहीं, हमारा GII स्कोर 0.437 है, जो ग्लोबल एवरेज 0.462 से बेहतर है। ओके। इसका मतलब है कि जेंडर इनइक्वालिटी के मामले में हम दुनिया के औसत से बेहतर कर रहे हैं। अब आपका सवाल कि ऐसा कैसे? इसके 2-3 पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं। ओके, लेट्स हियर देम। पहला तो सोर्स बताता है गवर्नमेंट की टारगेटेड सोशल प्रोटेक्शन स्कीम्स और जेंडर रिस्पॉन्सिव पॉलिसीज, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिलाओं के लिए पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में सुधार, जैसे लोकल बॉडीज में रिजर्वेशन। हाँ, और फाइनेंशियल इंक्लूजन पर जोर, जैसे जनधन अकाउंट्स। इन सब का असर दिख रहा है। ठीक है। दूसरा, एक और एंगल ये हो सकता है कि हमारे ओवरऑल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स जैसे हेल्थ और एजुकेशन इतने कम हैं कि उनमें जेंडर गैप उतना बड़ा नहीं दिखता। मतलब अगर सर्विसेज की कमी है तो वो पुरुषों और महिलाओं दोनों को प्रभावित कर रही है, जिससे इनइक्वालिटी का आंकड़ा कम दिखता है। ये दूसरा पॉइंट ज्यादा सिनिकल लेकिन शायद ज्यादा रियलिस्टिक लगता है कि हम इनइक्वालिटी में इसलिए बेहतर दिख रहे हैं क्योंकि ओवरऑल डेप्रिवेशन ज्यादा है। खैर, वजह जो भी हो, ये डेटा पॉइंट दिखाता है कि टारगेटेड पॉलिसीज से फर्क पड़ता है। बिल्कुल। सो व्हाट्स द फ्यूचर? आगे का रास्ता क्या है? हम इस मोमेंटम को कैसे बनाए रख सकते हैं? इसका एक बड़ा इशारा नेक्स्ट UNDP रिपोर्ट के थीम से मिलता है, जो है हार्नेसिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन टू एडवांस ह्यूमन डेवलपमेंट। अच्छा। मतलब टेक्नोलॉजी, खासतौर पे डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हेल्थ, एजुकेशन और दूसरी सोशल सर्विसेज को हर किसी तक पहुंचाना। राइट। डिजिटल इंडिया मिशन, UPI रेवोल्यूशन, जिसने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को डेमोक्रेटाइज कर दिया है, ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स, टेलीमेडिसिन, जहां छोटे गांव का मरीज भी शहर के बड़े डॉक्टर से सलाह ले सकता है। हाँ, ये सब उसी डायरेक्शन में बड़े कदम है। टेक्नोलॉजी अ ग्रेट इनेबलर बन सकती है और बन भी रही है, लेकिन यहाँ भी एक चैलेंज है, द डिजिटल डिवाइड। सही बात। जिस इंसान के पास स्मार्टफोन नहीं है, स्टेबल इंटरनेट नहीं है या डिजिटल लिटरेसी नहीं है, वो इस ट्रांसफॉर्मेशन का हिस्सा कैसे बनेगा? तो पॉलिसी को टेक्नोलॉजी पुश करने के साथ साथ एक्सेस और लिटरेसी पर भी काम करना होगा। तो ये था ह्यूमन डेवलपमेंट का एक ओवरव्यू, कि इसका मतलब सिर्फ पैसा और GDP नहीं, बल्कि लोगों की चॉइसेस और कैपेबिलिटीज हैं। हमने देखा कि भारत की जर्नी कैसी रही है, जिसमें हमने लंबी छलांग लगाई है, पर GNI और एजुकेशन के बीच का गैप जैसे चैलेंजेस अभी भी हैं। जेंडर इक्वालिटी में सरप्राइजिंग प्रोग्रेस है और भविष्य डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की ओर इशारा कर रहा है, अपने खुद के चैलेंजेस के साथ। बिल्कुल, ये एक फाउंडेशनल अंडरस्टैंडिंग है। ये समझना जरूरी है कि ये सब आपस में कैसे जुड़े हैं। एजुकेशन, हेल्थ, जेंडर और इकोनॉमी, ये सब एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम गरीबी के अनुमानों यानी पॉवर्टी एस्टिमेट्स पर चर्चा करेंगे। ये हमेशा से एक बड़ा सवाल रहा है, एक नेशनल डिबेट कि आखिर गरीबी को नापा कैसे जाए। बिल्कुल। पहले तो सारा जोर वेज एम्प्लॉयमेंट यानी मजदूरी पर था, लेकिन अब फोकस स्वरोजगार, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पर आ गया है। सोच ये है कि लोगों को ऐसी क्षमता दी जाए जिससे वो स्थायी रूप से गरीबी से बाहर निकल सकें। बिल्कुल। और इसका जो सबसे क्लासिक, सबसे पुराना तरीका था, वो था प्लानिंग कमीशन का। अच्छा। वो नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, जिसे हम सब NSSO के नाम से जानते हैं, उसके हाउस होल्ड कंजम्पशन डेटा का इस्तेमाल करते थे। हाँ, NSSO का डेटा। उन्होंने एक पॉवर्टी लाइन या गरीबी रेखा तय की थी,
जो आधारित थी मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी MPCE पर। MPCE, इसे थोड़ा आसान भाषा में तोड़ते हैं, मंथली यानी महीने का, पर कैपिटा यानी प्रति व्यक्ति, हाँ। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी खर्च। तो एक इंसान एक महीने में अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए औसतन कितना खर्च करता है। एग्जैक्टली खाना, कपड़ा, मकान, बिजली, ट्रांसपोर्ट, ये सब मिलाकर। ओके, और ये जो MPCE का बेंचमार्क था, ये प्रोफेसर सुरेश डी तेंदुलकर कमेटी की सिफारिशों पर आधारित था, जो 2009 में आई थी। तेंदुलकर कमेटी, हाँ। इसी फॉर्मूले के आधार पर 2004-05 और 2011-12 के बीच के जो आंकड़े आए वो बहुत मशहूर हुए। आज भी पॉलिटिकल डिबेट्स में उन्हीं का जिक्र होता है। हाँ, वो आंकड़े क्या कहते थे? मुझे याद है काफी चर्चा हुई थी उस पर। आंकड़े देखने में काफी पॉजिटिव थे। उनके मुताबिक भारत में कुल गरीबी 2004-05 में 37.2% थी, जो 2011-12 तक घटकर 21.9% पर आ गई थी। 7 सालों में लगभग 15 परसेंटेज पॉइंट्स की गिरावट। हाँ, जो बहुत बड़ी बात थी। ग्रामीण गरीबी जो हमेशा से ज्यादा रही है, वो 41.8% से घटकर 25.7% हो गई, और शहरी गरीबी 25.7% से गिरकर सिर्फ 13.7% रह गई। ओके, लेट्स अनपैक दिस। 37% से लगभग 22% पर आना, ये तो सुनने में बहुत इम्प्रेसिव लगता है। लेकिन इन आंकड़ों पर तो जबरदस्त विवाद भी हुआ था, है ना? बिल्कुल। मुझे याद है लोग मजाक उड़ा रहे थे कि तेंदुलकर कमेटी के हिसाब से शहर में कोई इंसान अगर दिन के 33 रुपए कमाता है तो वो गरीब नहीं है। हाँ, वो 33 रुपए वाली बात। इसको लेकर तो संसद से लेकर सड़क तक हंगामा हुआ था। बहुत ज्यादा। विवाद इतना बढ़ा कि इसी के चलते रंगराजन कमेटी बनाई गई, जिसने अपने अलग अनुमान दिए जो तेंदुलकर कमेटी से ज्यादा थे। अच्छा, उन्होंने पॉवर्टी लाइन को थोड़ा और ऊपर किया। हाँ, उन्होंने पॉवर्टी लाइन को थोड़ा और रियलिस्टिक बनाने की कोशिश की। सरकार के लिए ये एक पॉलिटिकल हॉट पोटैटो बन गया था। कोई भी सरकार ये नहीं कहना चाहती थी कि देश में गरीबी बढ़ गई है, और कोई भी आंकड़ा दे दो विपक्ष उसे मानने को तैयार नहीं था। ये तो एक साइकिल बन गया था, एक कमेटी, फिर उस पे विवाद, फिर दूसरी कमेटी। बिल्कुल। इसी साइकिल को तोड़ने के लिए 2014 में सरकार ने अरविंद पनागरिया, जो उस समय नीति आयोग के वाइस चेयरमैन थे, उनके अंडर एक टास्क फोर्स बनाई। राइट। मकसद था कि देश के सारे टॉप एक्सपर्ट्स एक साथ बैठें और गरीबी की एक सही सर्वमान्य परिभाषा पर सहमति बना लें, ताकि ये रोज रोज की बहस खत्म हो। हाँ। और नतीजा, कुछ सहमति बनी? कोई सहमति नहीं बन पाई। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे 10 लोग मिलकर ये तय करने बैठे हैं कि सबसे अच्छा खाना क्या है। सही बात है। किसी के लिए दाल चावल है, किसी के लिए बिरयानी। सबके अपनी अपनी परिभाषा, अपने अपने पैमाने। टास्क फोर्स फेल टू रीच अ कंसेंसस। तो मतलब कुछ भी तय नहीं हो पाया। नहीं। आखिरकार फरवरी 2021 में सरकार ने संसद में घोषणा की कि वो एक नई एक्सपर्ट कमेटी बनाएगी जो पॉवर्टी लाइन को फिर से परिभाषित करेगी। तो मतलब हम दशकों बाद भी उसी मूल सवाल पर अटके हुए हैं। और ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, ये एक फिलोसॉफिकल डिबेट है कि एक सम्मानजनक जीवन का मतलब क्या होता है। बिल्कुल। क्या सिर्फ 2 वक्त की रोटी काफी है, या शिक्षा, स्वास्थ्य और अवसर भी उसमें शामिल है? शायद इसी बहस से हमें एक नए नजरिए की जरूरत महसूस हुई। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा है। इसी वजह से दुनिया भर में अब एक नया तरीका अपनाया जा रहा है जिसे कहते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, यानी बहुआयामी गरीबी। यहाँ गरीबी का मतलब सिर्फ आय की कमी नहीं है, इसमें वो सारी वंचनाएं, वो डिप्राइवेशंस शामिल हैं जो एक इंसान को एक सम्मानजनक जीवन जीने से रोकती हैं। जैसे कि अगर किसी परिवार के पास खाने को तो है, लेकिन बच्चों को स्कूल भेजने की सुविधा नहीं है, या घर में पीने का साफ पानी नहीं आता, तो वो भी गरीब माने जाएंगे। एग्जैक्टली। इसमें खराब स्वास्थ्य, परिवार में किसी का कुपोषित होना, शिक्षा की कमी, बच्चों का स्कूल ना जा पाना, रहने की खराब स्थिति, घर में साफ सफाई ना होना, बिजली ना होना, हाँ, हिंसा का खतरा और एम्पावरमेंट की कमी, ये सारी चीजें मिलकर गरीबी बनाती हैं। सिर्फ जेब में पैसा ना होना गरीबी नहीं है। ये तो गरीबी की एक बहुत ही रियल लाइफ 360 डिग्री तस्वीर पेश करता है। ये वो चीजें हैं जो लोग असल में महसूस करते हैं। पैसे की कमी एक पहलू है, लेकिन इज्जत से न जी पाना वो एक अलग तरह की गरीबी है। What's fascinating here is कि ये कॉन्सेप्ट अब सिर्फ एकेडमिक डिस्कशन का हिस्सा नहीं है, बल्कि पॉलिसी मेकिंग का हिस्सा बन गया है।
अच्छा। 2010 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव यानी OPHI और UNDP ने मिलकर ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स बनाया था। GMPI, हाँ। हाँ, GMPI। ये 10 इंडिकेटर्स पर आधारित है। अच्छा, वो 10 इंडिकेटर्स क्या हैं? एक तरह से ये अच्छी जिंदगी की चेकलिस्ट हुई। आप इसे बिल्कुल सम्मानजनक जीवन की चेकलिस्ट कह सकते हैं। इसे 3 डायमेंशंस में बांटा गया है। ओके। पहला है हेल्थ, जिसमें 2 इंडिकेटर्स हैं, पोषण, न्यूट्रिशन और बाल मृत्यु दर, चाइल्ड मोर्टेलिटी। दूसरा है एजुकेशन, इसमें भी 2 इंडिकेटर्स हैं, स्कूली शिक्षा के साल, इयर्स ऑफ स्कूलिंग, और स्कूल में उपस्थिति, स्कूल अटेंडेंस। और तीसरा है लिविंग स्टैंडर्ड्स, इसमें 6 इंडिकेटर्स हैं, रसोई गैस, कुकिंग फ्यूल, स्वच्छता, सैनिटेशन, पीने का पानी, बिजली, घर और संपत्ति। हाँ, हाउसिंग और एसेट्स। अगर कोई परिवार इन 10 में से 1/3 इंडिकेटर्स में डिप्राइव्ड है तो उसे मल्टी डायमेंशनली पुअर माना जाता है। और इस ग्लोबल इंडेक्स पर भारत की परफॉर्मेंस कैसी रही है? GMPI 2024 की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने इस मामले में जबरदस्त प्रगति की है। अच्छा। 2005-6 से 2019-21 के बीच भारत में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी 55.1% से घटकर 16.4% हो गई। वाओ! यानी 15 साल में 41.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले। ये एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि है। Here's where it gets really interesting. इस भारी गिरावट के बावजूद एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब लोग अभी भी भारत में हैं। हाँ, ये भी एक पहलू है। रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 234 मिलियन। ये आंकड़ा सोचना भी मुश्किल है। ये तो अमेरिका की पूरी आबादी का लगभग 70% है। हमारे बाद पाकिस्तान लगभग 93 मिलियन और नाइजीरिया 74 मिलियन जैसे देश आते हैं। मतलब काम तो बहुत हुआ है, लेकिन मंजिल अभी भी दूर है। बिल्कुल, और इसी लोकल कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखकर भारत ने अपना खुद का इंडेक्स बनाया। हाँ, ये मेरा अगला सवाल था। इस ग्लोबल आइडिया को लेकर क्या भारत ने अपने लिए कुछ लोकल कस्टमाइज्ड वर्जन बनाया? क्योंकि हर देश की अपनी चुनौतियां होती हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी कदम था। ग्लोबल इंडेक्स अच्छा है, लेकिन वो वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच है। सही बात है। भारत ने महसूस किया कि हमारे लिए कुछ चीजें ज्यादा क्रिटिकल हैं। इसीलिए 2021 में नीति आयोग ने भारत का अपना नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स यानी NMPI बनाया। NMPI? उन्होंने ग्लोबल इंडेक्स के 10 इंडिकेटर्स को तो रखा ही, साथ में 2 भारतीय जरूरत के हिसाब से और जोड़ दिए। वो क्या थे? पहला था मैटरनल हेल्थ यानी मातृ स्वास्थ्य। ये भारत के लिए बहुत क्रिटिकल है, जहां आज भी प्रेगनेंसी रिलेटेड इश्यूज एक बड़ी चुनौतियां हैं। बिल्कुल। और दूसरा था बैंक खाता। बैंक खाता जोड़ना एक मास्टर स्ट्रोक था, क्योंकि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और फाइनेंशियल इंक्लूजन सरकार की पॉलिसी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अच्छा, तो अब ये भी देखा जाता है कि परिवार की किसी महिला के पास बैंक खाता है या नहीं? हाँ, बिल्कुल। ये तो बहुत जरूरी है। और इसके ताजा आंकड़े क्या कहते हैं? नेशनल MPI के हिसाब से हम कहाँ खड़े हैं? जनवरी 2024 में नीति आयोग ने एक प्रोग्रेस रिव्यू 2023 रिपोर्ट जारी की। ओके। इसके मुताबिक भारत में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी 2013-14 के 29.17% से घटकर 2022-23 में सिर्फ 11.28% रह गई है। 29.17% से 11.28%? हाँ, ये लगभग 18% पॉइंट्स की गिरावट है। एक मिनट, इसका मतलब है कि 9 सालों में लगभग 24.82 करोड़ लोग इस बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। हाँ, 24.82 करोड़। ये तो ब्राजील या पाकिस्तान की पूरी आबादी से भी ज्यादा है। इसका मतलब है कि हमारे देखते देखते एक पीढ़ी का जीवन पूरी तरह बदल गया है। बिल्कुल, और अगर हम राज्यों में देखें तो सबसे ज्यादा सुधार उत्तर प्रदेश में हुआ, जहां लगभग 5.94 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए। 5.94 करोड़ अकेले यूपी में? हाँ, ये अपने आप में एक देश के बराबर है। इसके बाद बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान का नंबर आता है। दिस रेजेस एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि इन राज्यों में, जिन्हें पहले बीमारू राज्य भी कहा जाता था, ऐसा क्या हुआ जो इतनी तेजी से बदलाव आया? शायद वेलफेयर स्कीम्स की डिलीवरी जमीनी स्तर पर बेहतर हुई है। लगता तो यही है। लेकिन कुछ आलोचक ये भी तो कहते हैं कि ये आंकड़े सरकार की योजनाओं के असर को बढ़ा चढ़ाकर दिखाते हैं। क्या इस बात में कोई दम है कि सिर्फ एक बैंक खाता खुल जाने या उज्ज्वला का गैस सिलेंडर मिल जाने का मतलब ये नहीं कि परिवार सच में गरीबी से बाहर आ गया है? हाँ, ये एक हो सकता है उस बैंक खाते में पैसे ही ना हो,
या सिलेंडर रिफिल कराने के पैसे ना हो? ये एक बहुत वैलिड क्रिटिसिज्म है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। एमपीआई एक्सेस को मापता है, क्वालिटी या सस्टेन्ड यूज को नहीं। राइट। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि एक्सेस पहला कदम है। बैंक खाता खुलने से फाइनेंशियल सिस्टम का दरवाजा खुलता है। गैस सिलेंडर मिलने से महिलाओं को धुएं से मुक्ति मिलती है और समय बचता है। ये इंडिकेटर्स परफेक्ट नहीं है, लेकिन ये प्रोग्रेस की दिशा दिखाते हैं। ओके, तो ये डायरेक्शनली करेक्ट है। हाँ, ये बताते हैं कि स्टेट की वेलफेयर डिलीवरी अब उन घरों तक पहुंच रही है जहां पहले कभी नहीं पहुंचती थी। और ये गिरावट की रफ्तार, द पेस ऑफ डिक्लाइन, वो भी तो बड़ी है। हाँ, ये एक और जरूरी बात है। आंकड़े बताते हैं कि 2005 से 2016 के बीच गरीबी घटने की जो सालाना दर 7.69% थी, वो 2015 से 2021 के बीच बढ़कर 10.66% हो गई। तो रफ्तार बढ़ गई है। इसका मतलब है कि हाल के सालों में सुधार और तेजी से हुआ है। सरकार की जो भी योजनाएं हैं, चाहे वो स्वच्छ भारत के तहत शौचालय बनाना हो, उज्ज्वला का गैस कनेक्शन हो या जनधन योजना के बैंक खाते, उनका असर जमीन पर तेजी से दिख रहा है। तो एमपीआई हमें बता रहा है कि लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो रहा है। उन्हें बिजली, गैस, बैंक खाते मिल रहे हैं। बिल्कुल। अब इसका दूसरा पहलू देखते हैं। इस नई क्षमता के साथ लोग अपना पैसा खर्च कैसे कर रहे हैं? क्या उनके स्पेंडिंग पैटर्न्स में भी कोई बदलाव दिख रहा है? हाँ। इसके लिए हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे यानी HCES के आंकड़े जरूरी हो जाते हैं। चलिए अब इसे और गहराई से समझते हैं। हाँ, ये सर्वे NSO करता है और ये बहुत दिलचस्प कहानी बताता है। ये देखता है कि लोग अपना पैसा कहाँ खर्च कर रहे हैं। खाने पर, कपड़ों पर, शिक्षा पर। हाँ, या मनोरंजन पर। HCES 2023-24 के आंकड़ों की सबसे खास बात यह है कि शहर और गांव के बीच खर्च का जो अंतर था वो कम हो रहा है। कितना कम हुआ है और इसका मतलब क्या है? 2011-12 में एक औसत शहरी व्यक्ति का खर्च एक औसत ग्रामीण व्यक्ति से 84% ज्यादा था। 84%? काफी ज्यादा था। हाँ, और ये अंतर अब घटकर 70% रह गया है। ओके। इसका मतलब है कि ग्रामीण इलाकों में आय और कंजम्पशन तेजी से बढ़ रहा है अर्बन एरियाज के मुकाबले। इसका एक बड़ा कारण सरकारी कल्याणकारी योजनाएं भी हैं, क्योंकि इस सर्वे में पहली बार उन चीजों की कीमत को भी जोड़ा गया है जो लोगों को मुफ्त मिलती हैं। अच्छा, जैसे PM गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मिलने वाला राशन। एग्जैक्टली। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब बात करते हैं असमानता यानी इनइक्वालिटी की। अमीर और गरीब के बीच की खाई का क्या हुआ? यहाँ जिनी कोएफिशिएंट का जिक्र आता है, जो कई लोगों के लिए एक टेक्निकल टर्म हो सकता है। हाँ, इसे समझना जरूरी है। जिनी कोएफिशिएंट असमानता को नापने का एक तरीका है। ये 0 से 1 के बीच का एक स्कोर होता है, जहाँ 0 का मतलब है पूरी तरह बराबरी, यानी सबकी आय या खर्च बराबर है, और 1 का मतलब है कि सारी दौलत एक ही इंसान के पास है। तो स्कोर जितना कम हो, असमानता उतनी कम होती है। बिल्कुल। ठीक है, तो इस पैमाने पर भारत में क्या हो रहा है? यहाँ एक दिलचस्प तस्वीर सामने आती है। आंकड़ों के मुताबिक ग्रामीण इलाकों में असमानता कम हुई है। अच्छा। गिनी कोफिशिएंट 0.284 से घटकर 0.266 पर आ गया है। लेकिन शहरी इलाकों में ये 0.363 से बढ़कर 0.385 हो गया है, मतलब खाई थोड़ी बड़ी है। अच्छा, तो गांव में कम हुई है, शहरों में बढ़ी है। हाँ, हालांकि अगर हम बहुत लंबे समय का ट्रेंड देखें तो अर्बन इनइक्वालिटी में गिरावट ही आई है, पर हाल के आंकड़े थोड़ी बढ़ोतरी दिखा रहे हैं। तो अगर हम इन सभी आंकड़ों को एक साथ जोड़कर देखें तो हमारे सामने क्या तस्वीर उभरती है? इस पूरे कंजम्पशन डेटा की सबसे जरूरी बात, द बिगेस्ट टेक अवे क्या है? सबसे जरूरी और सबसे पॉजिटिव बात यह है कि पिछले एक साल में, यानी 2022-23 से 2023-24 के बीच सबसे ज्यादा खर्च उन लोगों का बढ़ा है जो आय के पैमाने पर सबसे नीचे हैं। मतलब बॉटम ऑफ द पिरामिड की परचेजिंग पावर बढ़ रही है। एग्जैक्टली। इसका मतलब ये है कि ग्रामीण भारत में जो सबसे गरीब 5% लोग हैं, उनका खर्च एक साल में 22% बढ़ा है। 22%। वाह। और शहरी भारत में जो सबसे गरीब 5% लोग हैं, उनका खर्च 19% बढ़ा है। ये दिखाता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ का फायदा अब सबसे निचले तबके तक पहुंच रहा है। हालांकि ये भी सच है कि सबसे अमीर 5% और सबसे गरीब 5% के खर्च में अभी भी जमीन आसमान का फर्क है। हाँ, वो तो होगा ही। जैसे ग्रामीण इलाकों में सबसे गरीब 5% का महीने का औसत खर्च 1677 रुपए है, जबकि सबसे अमीर 5% का 10,137 रुपए है। बहुत बड़ा अंतर है। हाँ, लेकिन ग्रोथ की डायरेक्शन सही है, वो बॉटम अप है। तो हमने गरीबी को मापने के पारंपरिक तरीकों की सीमाओं को देखा,
जहां सिर्फ पैसों से सब कुछ तौला जाता था। फिर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के जरिए एक ज्यादा गहरी, ज्यादा मानवीय समझ बनाई, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर शामिल हैं। बिल्कुल। और आखिर में कंजम्पशन डेटा के ये समझा कि कैसे सबसे निचले स्तर पर बदलाव आ रहा है और गांवों और शहर की दूरी कम हो रही है। हाँ, और ये सारे आंकड़े, चाहे वो NMPI के हों या HCS के, एक ही दिशा में इशारा करते हैं। वो ये कि वेलफेयर स्कीम्स और टारगेटेड पॉलिसीज का असर जमीनी स्तर पर दिख रहा है। और ये असर खासकर सबसे गरीब तबके के कंजम्पशन पैटर्न पर दिख रहा है। हाँ, जो गरीबी को स्थायी रूप से कम करने में एक अहम भूमिका निभा रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम सोशियो इकोनॉमिक और कास्ट सेंसस यानी SECC पर चर्चा करेंगे। ये टॉपिक सुनने में शायद थोड़ा ड्राई लगे, लेकिन असल में ये सीधे तौर पर देश के करोड़ों लोगों की जिंदगी और सरकारी योजनाओं के फ्यूचर से जुड़ा है। जून 2011 में भारत में पहली बार SECC की शुरुआत हुई। ये कोई नॉर्मल जनगणना नहीं थी, बल्कि घर घर जाकर किया गया एक मैसिव सर्वे था, जिसने गांव और शहर दोनों को कवर किया। बिल्कुल, और इसका मकसद बहुत सीधा और जरूरी था, असली लाभार्थियों की पहचान करना। अच्छा। देखिए, सरकारें योजनाएं तो बहुत बनाती हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि क्या वो सही लोगों तक पहुंच रही हैं? हाँ, ये तो है। अक्सर जो सबसे ज्यादा जरूरतमंद होता है वो सिस्टम की दरारों से फिसल जाता है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये सेंसस लाया गया। और इसके पीछे NC सक्सेना कमेटी की सिफारिशें थीं, राइट? एग्जैक्टली। उनका काम ही यही था कि ग्रामीण इलाकों में BPL यानी गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को गिनने का तरीका सुधारा जाए। तो इसमें लोगों की सोशो इकोनॉमिक कंडीशन, उनकी पढ़ाई लिखाई का लेवल और उनकी जाति के बारे में मतलब एकदम पक्की जानकारी इकट्ठा की गई। हाँ, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। काम तो 2016 तक पूरा हो गया, लेकिन इसकी डेटा में कुछ गलतियां थीं, जिन्हें ठीक करने का काम अभी भी चल रहा है, और शायद यही वजह कि इसकी पूरी रिपोर्ट आज तक पब्लिक नहीं हुई है। और जिस दिन ये रिपोर्ट आएगी उसका असर बहुत बहुत गहरा होगा। सोचिए, इस डेटा का इस्तेमाल कहाँ-कहाँ हो सकता है। सबसे पहले तो गरीबी का असली नक्शा सामने आएगा। हमें पता चलेगा कि असल में कितने लोग गरीब हैं, कहाँ रहते हैं, किस समुदाय से आते हैं। बिल्कुल। फिर सब्सिडी किसे और कितनी मिलनी चाहिए, ये तय करने में मदद मिलेगी। गैस सिलेंडर हो या राशन, सब कुछ डेटा ड्रिवन हो सकता है। छात्रों को स्कॉलरशिप से लेकर बुजुर्गों को पेंशन देने तक हर योजना के लिए सही लाभार्थी चुनना आसान हो जाएगा। और यहाँ एक सबसे दिलचस्प और शायद सबसे क्या कहते हैं कंट्रोवर्शियल बात भी है। वो क्या? ये बहुत विवादास्पद भी हो सकता है। सोचिए, अगर डेटा ये दिखाए कि कुछ जातियां आर्थिक रूप से काफी आगे बढ़ चुकी हैं, तो क्या उनके आरक्षण पर सवाल उठेगा? या अगर ये पता चले कि कुछ अति पिछड़ी जातियों को आरक्षण का फायदा मिला ही नहीं है, तो क्या आरक्षण के अंदर भी कोटा बनाने की बात होगी? मतलब सब कैटेगराइजेशन। सही बात है। ये डेटा एक पेंडोरा बॉक्स खोल सकता है, जिससे दशकों पुरानी राजनीति की दिशा बदल सकती है। बिल्कुल। तो ये SEC डेटा जब भी आएगा, ये हमें बताएगा कि कौन सबसे ज्यादा जरूरतमंद है। लेकिन अगला और शायद उससे भी बड़ा सवाल है कि कैसे उनकी मदद की जाए। हाँ, कैसे? और यहीं पर बात सीधे शिक्षा पर आ जाती है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति या समाज को गरीबी से बाहर निकालने का सबसे टिकाऊ रास्ता तो अच्छी तालीम ही है। तो चलिए इसी पर गहराई से बात करते हैं। बिल्कुल। और शिक्षा की बात करें तो इसकी नींव है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 यानी NEP 2020। लेकिन कानूनी तौर पे देखें तो 2009 का राइट टू एजुकेशन RTE एक्ट है, जो 6 से 14 साल के हर बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का फंडामेंटल राइट देता है। ये कोई सरकारी एहसान नहीं, बल्कि बच्चे का हक है। एग्जैक्टली। हाँ, और इस एक्ट में स्कूलों के लिए कुछ बेसिक स्टैंडर्ड्स भी तय किए गए हैं। सुनने में ये बहुत मामूली बातें लगती हैं, लेकिन देश के कई हिस्सों में आज भी ये एक सपना है। जैसे स्कूल की बिल्डिंग हर मौसम में टिकी रहे, हर टीचर के लिए कम से कम एक क्लासरूम हो, लड़के लड़कियों के लिए अलग टॉयलेट हो, साफ पीने का पानी, एक खेल का मैदान। ये सब इसी एक्ट की देन है। अब अगर हम भारत में स्कूली शिक्षा के स्केल को देखें तो आंकड़े दिमाग घुमा देते हैं। देश में करीब 14.72 लाख स्कूल हैं। 14 लाख? हाँ, और उनमें 24.8 करोड़ छात्र पढ़ते हैं और 98 लाख शिक्षक हैं। मतलब हमारे छात्रों की संख्या ही दुनिया के कई बड़े देशों की कुल आबादी से ज्यादा है। कमाल है। और इनमें से 69% स्कूल सरकारी हैं, जो देश के 50% बच्चों को पढ़ाते हैं। ये दिखाता है कि प्राइवेट स्कूलों की चमक के बावजूद
आज भी देश की शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ सरकारी स्कूल ही है। NEP 2020 का लक्ष्य है कि 2030 तक ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो यानी GR 100% हो जाए। मतलब हर बच्चा स्कूल में हो। हाँ, और प्राइमरी लेवल पर हम 93% के साथ इसके काफी करीब हैं, जो एक बड़ी कामयाबी है। लेकिन यहाँ एक लीकी पाइपलाइन वाली समस्या है। लीकी पाइपलाइन मतलब जैसे जैसे पानी पाइप में आगे बढ़ता है और लीक होता जाता है, वैसे ही बच्चे भी सिस्टम से बाहर होते जाते हैं। अच्छा। सेकेंडरी लेवल पर GR गिरकर 77.4% और हायर सेकेंडरी पर सिर्फ 56.2% रह जाता है। ओह, इसका मतलब है कि 12वीं तक पहुंचते पहुंचते लगभग आधे बच्चे सिस्टम से गायब ही हो जाते हैं। हाँ, और यही बात स्कूल ड्रॉप आउट रेट में भी दिखती है। प्राइमरी में ये सिर्फ 1.9% है, लेकिन सेकेंडरी लेवल पर ये बढ़कर 14.1% हो जाता है। तो इसका मतलब है कि बच्चों को स्कूल में सिर्फ भर्ती कराना ही नहीं, बल्कि उन्हें वहां बनाए रखना एक बहुत बड़ी चुनौती है। बिल्कुल। इसके पीछे गरीबी, घर के काम में हाथ बटाने की मजबूरी या फिर पढ़ाई का बोझ, कई वजह हो सकती हैं। ये आंकड़े वाकई चौंकाने वाले हैं। सरकार ने इतनी सारी योजनाएं भी गिनाई हैं, दीक्षा, स्टार्स, पारक, PM श्री, उल्लास, PM पोषण, ये लिस्ट बहुत लंबी है। तो फिर असल में गड़बड़ कहाँ हो रही है? देखिए, योजनाएं तो बहुत हैं। हाँ, पर क्या ये सिर्फ कागज पर अच्छी हैं? इनमें से कोई एक, जैसे दीक्षा, जमीन पर कैसे काम करती है? दीक्षा एक बहुत दिलचस्प मॉडल है। आप इसे शिक्षकों के लिए YouTube जैसा समझ सकती हैं। इस पर कोई भी टीचर देश के किसी भी कोने से बेस्ट टीचिंग मटेरियल, वीडियोस और लेसन प्लान देख सकता है और अपनी क्लास में इस्तेमाल कर सकता है। अच्छा। कल्पना कीजिए, बिहार के एक छोटे से गांव का टीचर दिल्ली के एक एक्सपर्ट टीचर के पढ़ाने का तरीका सीख रहा है। ये टेक्नोलॉजी का बेहतरीन इस्तेमाल है। पर चुनौती भी होगी। हाँ, चुनौती है इंटरनेट कनेक्टिविटी और टीचर की ट्रेनिंग। क्या हर टीचर के पास इसे इस्तेमाल करने के लिए स्मार्टफोन और डेटा है? क्या उन्हें इसकी ट्रेनिंग मिली है? असली लड़ाई यहीं पर है। और NEP का सबसे ज्यादा जोर शुरुआती सालों की शिक्षा यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन पर है। कहते हैं कि 6 साल की उम्र तक बच्चे के दिमाग का 85% विकास हो जाता है। बिल्कुल, ये वो नींव है जिस पर पूरी जिंदगी की इमारत खड़ी होती है। अगर नींव कमजोर रह गई तो आप ऊपर कितनी भी अच्छी इमारत बना लें, वो टिकेगी नहीं। इसी को ध्यान में रखकर आधारशिला और नवचेतना जैसे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बनाए गए हैं। नवचेतना तो जन्म से 3 साल के बच्चों के लिए है। इसमें एक 36 महीने का स्टिमुलेशन कैलेंडर है। मतलब हर महीने बच्चे के साथ क्या एक्टिविटी करनी है, ये सब बताया गया है। लेकिन एक मिनट, इसमें गर्भ संस्कार पर भी जोर दिया गया है। हाँ, ये तो बहुत ही अनोखी बात है। ये एक सरकारी करिकुलम में कैसे शामिल किया गया है? हाँ, ये एक दिलचस्प पहलू है। इसका आइडिया पारंपरिक भारतीय मान्यताओं से आता है, जहां माना जाता है कि गर्भ में ही बच्चे को अच्छे विचार और संस्कार दिए जा सकते हैं। करिकुलम में इसे माँ के मानसिक स्वास्थ्य और एक पॉजिटिव माहौल बनाने से जोड़ा गया है। इंटरेस्टिंग। वहीं आधारशिला 3 से 6 साल के बच्चों के लिए है, जिसमें खेल खेल में सिखाने पर जोर है। 130 से ज्यादा एक्टिविटीज हैं, कहानियां, कविताएं, खेल, जिनसे बच्चे सीखते हैं, रटते नहीं हैं। और इसी नींव पर बच्चों की बुनियादी पढ़ने, लिखने और गणित की क्षमता यानी फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी को बनाया जाता है। हाँ, FLN। इसके लिए निपुण भारत मिशन है, जिसका लक्ष्य है कि 2026-27 तक ग्रेड 3 पास करने वाला हर बच्चा आसानी से पढ़ सके, समझ सके और छोटे मोटे जोड़ घटाव कर सके। ये सुनने में बहुत बेसिक लगता है, लेकिन असलियत तो यही है कि हमारे यहाँ 5वीं क्लास के बच्चे भी दूसरी क्लास की किताब ठीक से नहीं पढ़ पाते। बिल्कुल। कई सर्वे यही बताते हैं। निपुण भारत इसी समस्या को जड़ से खत्म करने की कोशिश है। लेकिन आज के जमाने में सिर्फ पढ़ना लिखना काफी नहीं है। एक और बड़ी खाई है, डिजिटल डिवाइड। 2022-23 के सर्वे के हिसाब से ग्रामीण इलाकों में सिर्फ 55% महिलाएं ही इंटरनेट पर कुछ खोज सकती हैं। और यहीं पर शायद SECC का डेटा काम आ सकता है। क्या उस डेटा से हमें ये पता चल पाएगा कि कौन सी जातियों या समुदायों में, किन गांव में डिजिटल डिवाइड सबसे ज्यादा है, ताकि योजनाओं को सीधे उन तक पहुंचाया जा सके? ये एक बेहतरीन पॉइंट है। अगर SEC डेटा को एजुकेशन डेटा के साथ मिला दिया जाए तो हम बहुत टारगेटेड इंटरवेंशन कर सकते हैं। सही बात है। सरकार दीक्षा, स्वयं, ई-विद्या जैसे प्लेटफॉर्म्स तो बना रही हैं, लेकिन वे उन तक पहुंच ही नहीं रहे हैं जिन्हें सबसे ज्यादा जरूरत है। हाँ, एक अच्छा कदम यह है कि दिव्यांग छात्रों के लिए इंडियन साइन लैंग्वेज में एक DTH चैनल शुरू किया गया है। ये इंक्लूसिविटी का एक छोटा लेकिन जरूरी कदम है। विशेष जरूरत वाले बच्चों की बात करें तो उनके एनरोलमेंट में बढ़ोतरी हुई है।
जो अच्छी खबर है। और NEP 2020 सिर्फ किताबी ज्ञान की बात नहीं करती, ये सोशल एंड इमोशनल लर्निंग पर भी जोर देती। मतलब बच्चों को अपनी भावनाओं को समझना, मैनेज करना, दूसरों के प्रति सहानुभूति रखना सिखाना। ताकि वे सिर्फ इंटेलिजेंट ही नहीं बल्कि इमोशनली इंटेलिजेंट नागरिक भी बने। एग्जैक्टली जो आज के समाज में बहुत जरूरी है। चलिए अब हायर एजुकेशन की बात करते हैं। भारत की 27% से ज्यादा आबादी 15 से 29 साल की है। ये हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है। बिल्कुल। और ये डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब है कि हमारी आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा नौजवान है, काम करने की उम्र में है। अगर हम इन्हें अच्छी शिक्षा और हुनर दे पाए तो ये देश की अर्थव्यवस्था को रॉकेट की तरह आगे ले जा सकते हैं। और अगर नहीं दे पाए तो यही आबादी एक बहुत बड़ी चुनौती, एक डेमोग्राफिक डिजास्टर बन सकती है। सही है। इस क्षेत्र में पिछले कुछ सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत जोर दिया गया है। 2014 से 2023 के बीच IITs 16 से 23 हो गए, IIMs 13 से 20 हो गए। और मेडिकल कॉलेज तो लगभग दोगुने हो गए, 387 से बढ़कर 780 हो गए। वाओ, ये तो मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर पुश है। और जरूरी भी है। छात्रों की संख्या भी 3.42 करोड़ से बढ़कर 4.33 करोड़ हो गई है। GER भी 23.7% से बढ़कर 28.4% हो गया है। लेकिन NEP का लक्ष्य इसे 2035 तक 50% तक ले जाना है। लक्ष्य तो बहुत एम्बिशियस है और होना भी चाहिए, लेकिन सिर्फ GER बढ़ाना क्या काफी है? क्या हम सिर्फ डिग्री बांटने वाली फैक्ट्रियां बना रहे हैं या क्वालिटी एजुकेशन भी दे रहे हैं? यही सबसे बड़ा सवाल है। हमें ये भी देखना होगा कि जो 4.33 करोड़ छात्र हायर एजुकेशन में हैं, उनमें से कितनों को अच्छी क्वालिटी की शिक्षा मिल रही है और कितने असल में एम्प्लॉयबल हैं। वरना हम सिर्फ एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड की फौज खड़ी कर देंगे। बिल्कुल। NEP 2020 का विजन इसी क्वालिटी को सुधारने का है। वो भारत को ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बनाना चाहती है, जहां 2040 तक सभी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस मल्टीडिसिप्लिनरी बन जाएं। मतलब IIT में सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं बल्कि आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज भी पढ़ाई जाएं। हाँ, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में सिर्फ आर्ट्स नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी पर भी उतना ही जोर हो। वो जो साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स की दीवारें हैं, उन्हें तोड़ने की कोशिश है। इसी दिशा में हाल की कुछ बड़ी पहले भी हैं, जैसे PMMNTT, HEFA। और इसमें एक बहुत ही दिलचस्प गाइडलाइन UGC ने 2023 में जारी की, जिसके तहत छात्र अब एक साथ 2 एकेडमिक प्रोग्राम कर सकते हैं। एक साथ 2 डिग्री? ये कैसे काम करता है? हाँ, आप चाहें तो 2 फुल टाइम डिग्री फिजिकल मोड में कर सकते हैं, या एक फिजिकल और एक ऑनलाइन मोड में, या फिर दोनों ही ऑनलाइन। अरे वाह! मेरी एक पहचान वाली लड़की है, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से साइकोलॉजी ऑनर्स कर रही है और साथ में एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से UI UX डिजाइनिंग में डिप्लोमा भी कर रही है। 2 साल बाद जब वो ग्रेजुएट होगी तो उसके पास 2 अलग-अलग फील्ड्स के स्किल्स होंगे। ये तो वाकई कमाल है। ये स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। हाँ, ये नई नीति उसे ये आज़ादी देती है कि वो अपने इंटरेस्ट और जॉब मार्केट की ज़रूरत के हिसाब से अपना रास्ता खुद बनाए। और आखिर में आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए एक खास योजना है, सेंट्रल स्कीम ऑन इंटरेस्ट सब्सिडी, CAS। ये बहुत जरूरी स्कीम है। जिन परिवारों की आय सालाना 4.5 लाख रुपए से कम है, उनके बच्चों को एजुकेशन लोन पर पूरी इंटरेस्ट सब्सिडी मिलती है। पूरी सब्सिडी? पूरी। और सबसे बड़ी बात, ये लोन बिना किसी कोलैटरल या थर्ड पार्टी गारंटी के मिलता है। ये उन लाखों परिवारों के लिए एक बहुत बड़ी राहत है जिनके पास बैंक में गिरवी रखने के लिए कोई जमीन या जायदाद नहीं होती। तो ये असल में सबके लिए शिक्षा के सपने को साकार करने की दिशा में एक ठोस कदम है। बिल्कुल। तो ये थी शिक्षा की स्थिति। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम कोविड-19 और स्कूलिंग पर चर्चा करेंगे। मार्च 2020 जब स्कूल बंद हुए तो ऐसा लगा जैसे किसी ने पूरी शिक्षा व्यवस्था का प्लग ही निकाल दिया हो। बिल्कुल, रातों रात क्लासरूम बदल गए। हाँ, किचन टेबल और मोबाइल स्क्रीन में। लेकिन आज हम इस सवाल को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या एक महामारी ने भारत के दशकों पुरानी शिक्षा व्यवस्था को जबरदस्ती भविष्य में धकेल दिया, या फिर उसने सिर्फ समाज की जो पुरानी दरारें थीं उन्हें और भी चौड़ा कर दिया। एग्जैक्टली। और ये सवाल ही सबसे जरूरी है, क्योंकि एक तरफ तो हम टेक्नोलॉजी की, ऑनलाइन लर्निंग की बात कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ सच्चाई ये थी कि करोड़ों बच्चों के लिए स्कूल सिर्फ पढ़ाई की जगह नहीं थी। सही बात। वो एक सोशल स्पेस था। वो दोस्तों से मिलने की जगह थी, मिड डे मील की जगह थी, कई बच्चों के लिए तो घर के तनाव से बचने की एक सेफ स्पेस थी। और वो सब एक झटके में
छिन गया। सब कुछ एक 6 इंच की स्क्रीन पर सिमट कर रह गया। बिल्कुल। और देखिए, इसी स्क्रीन से जुड़ा एक बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा है मेरे पास। ASER मतलब एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट अक्टूबर 2021 की। हाँ, एसर की रिपोर्ट तो काफी डिटेल में होती है। हाँ, तो वो बताती है कि ग्रामीण भारत में सरकारी और प्राइवेट दोनों स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के घरों में स्मार्टफोन की पहुंच 2018 में सिर्फ 36.5% थी। 36%। ओके। और 2021 में ये बढ़कर 61.8% हो गए। ओह, ये तो बहुत बड़ा जंप है। हाँ, मतलब 3 साल में लगभग डबल। बहुत बड़ा। इसका मतलब तो साफ है कि माँ बाप ने अपनी जरूरतें काटी, हम्म, शायद EMI पे फोन लिया, कुछ भी किया होगा। लेकिन बच्चे की पढ़ाई नहीं रुकने दी, फोन घर पर आया। हाँ। लेकिन यहीं से वो सवाल शुरू होता है जो आपने पूछा था। हाँ, कि क्या ये फोन घर में बराबरी लेकर आया? मतलब क्या इस स्मार्टफोन बूम ने सबको बराबर की शिक्षा दी या फिर इसने एक नए तरह का डिजिटल डिवाइड पैदा कर दिया? इसने डिजिटल डिवाइड के कई नए चेहरे दिखा दिए, मतलब जो पहले शायद उतने साफ नहीं दिखते थे। अच्छा। डिवाइड सिर्फ गांव और शहर के बीच का नहीं होता, वो एक ही घर के अंदर भी होता है। सोचिए, एक मिडिल क्लास परिवार है, 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी, और घर में स्मार्टफोन एक ही है। सुबह 10 बजे दोनों की ऑनलाइन क्लास है, फोन किसको मिलेगा? ये तो बहुत मुश्किल सवाल है। अक्सर बेटे को प्राथमिकता मिलती है, या वो घर जहां फोन तो है लेकिन पिता को काम पर ले जाना है, तो दिन में बच्चे की पढ़ाई कैसे होगी? सही बात है। और इंटरनेट का रिचार्ज, 2 GB डेटा में बच्चे ऑनलाइन क्लास करें या शाम को घर वाले सीरियल देखें, ये हजारों घरों की मतलब रोज की लड़ाई थी। तो सरकार ने इस चुनौती से निपटने के लिए क्या कदम उठाए, वो जानना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और सरकार के कदमों में सबसे बड़ा नाम था PM ई-विद्या का। हाँ, ये मई 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत शुरू हुआ था। इसका मकसद क्या था? इसका मुख्य लक्ष्य था शिक्षा को मल्टी मोड बनाना। मल्टी मोड मतलब सरकार ने ये मान लिया कि एक साइज सबको फिट नहीं होगा, हाँ। तो उन्होंने एक साथ कई रास्ते खोल दिए। अच्छा। अगर आपके पास बढ़िया इंटरनेट है तो एक रास्ता, नहीं है तो दूसरा रास्ता, अगर सिर्फ टीवी है तो तीसरा रास्ता। अच्छा। मकसद था कि कोई भी बच्चा पीछे न छूटे। हाँ। और इसके बेसिकली 4 मुख्य हिस्से थे। इसका जो पहला हिस्सा था, एक राष्ट्र एक डिजिटल शिक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सुनने में तो बहुत भारी लगता है। हाँ, लगता है किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा। इसका असल में मतलब क्या था? इसका मतलब था दीक्षा प्लेटफॉर्म। अच्छा। आप इसे शिक्षा का UPI समझ सकते हैं। शिक्षा का UPI, ये अच्छी एनालॉजी है। हाँ, एक नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, हाँ। जहां हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए पढ़ने की सामग्री, ई-कंटेंट सब मुफ्त में उपलब्ध हैं। NCERT की किताबें, वीडियो लेसन्स, प्रैक्टिस क्वेश्चन, सब कुछ एक जगह पर। सब कुछ एक जगह। और ये कोई सिंपल वेबसाइट नहीं है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है, जिसे आप वेब पोर्टल या मोबाइल ऐप से इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये कितना पॉपुलर हुआ? आप इसकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा इस बात से लगाइए कि लॉकडाउन के बाद से दिसंबर 2020 तक इस पर 800 करोड़ से ज्यादा हिट्स आए। 800 करोड़! ये नंबर वाकई हैरान करने वाला है। लेकिन क्या ये हिट्स असल में सीखने में बदल रहे थे? ये बहुत वैलिड सवाल है। मतलब क्या हमारे पास इस बात का कोई डेटा है कि इन प्लेटफॉर्म से बच्चों की पढ़ाई का नुकसान कितना कम हुआ? क्योंकि एक वीडियो देखना और एक कॉन्सेप्ट को समझना 2 अलग बातें हैं। बिल्कुल, और इसका सीधा जवाब मिलना मुश्किल है। 800 करोड़ हिट्स ये दिखाते हैं कि लोग प्यासे थे और वो कुएं तक पहुंचे, लेकिन उन्होंने कितना पानी पिया और वो कितना पौष्टिक था, ये मापना मुश्किल है। पर ये दिखाता है कि डिमांड जबरदस्त थी। और इसी से जुड़ा एक और पोर्टल था, विद्यादान। हाँ, विद्यादान दीक्षा का ही एक एक्सटेंशन था, लेकिन एक बहुत ही अनोखे कॉन्सेप्ट के साथ। अच्छा, तो दीक्षा एक तरह से सरकारी कंटेंट का भंडार था, लेकिन विद्यादान क्राउड सोर्सिंग जैसा लगता है। वो कैसे काम करता था? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। विद्यादान शिक्षा के लिए क्राउड सोर्सिंग ही थी। इसमें कोई भी व्यक्ति या संस्था, जैसे कोई टीचर, हाँ, जैसे कोई पैशनेट टीचर, कोई एजुकेशनल NGO या कोई यूनिवर्सिटी अपनी बनाई हुई ई-लर्निंग सामग्री जैसे वीडियो, एनिमेशन, नोट्स डोनेट कर सकता था, ताकि वो दीक्षा पर सभी के काम आ सकें। मतलब ज्ञान को साझा करने का एक नेशनल प्लेटफॉर्म। एग्जैक्टली। ये तो हुई उनकी बात जिनके पास स्मार्टफोन और इंटरनेट था। लेकिन भारत की एक बड़ी सच्चाई तो ये भी है कि बहुत से घरों में आज भी इंटरनेट या तो है नहीं या उसकी स्पीड बहुत कम है। उनके लिए क्या था? उनके लिए था दूसरा कंपोनेंट, एक क्लास एक टीवी चैनल। ओके। टीवी चैनल लॉन्च किए गए। ये DTH चैनल थे।
मतलब घर का टीवी ही बच्चों का ब्लैक बोर्ड बन गया। बिल्कुल, हर क्लास के लिए एक डेडिकेटेड चैनल जिसमें टाइम टेबल के हिसाब से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे। ये क्लासिक इंडियन जुगाड़ था जो बहुत कारगर साबित हुआ होगा। हाँ, हुआ भी। और टीवी के अलावा हमारा पुराना दोस्त रेडियो भी काम आया। अरे वाह। हाँ बिल्कुल, हम शहरों में बैठकर सोचते हैं कि रेडियो कौन सुनता है, लेकिन देश के कोने कोने में आज भी उसकी पहुंच जबरदस्त है। सही बात है। 12 ज्ञानवाणी एफएम रेडियो स्टेशन और 300 से ज्यादा कम्युनिटी रेडियो स्टेशनों का इस्तेमाल एजुकेशनल प्रोग्राम्स ब्रॉडकास्ट करने के लिए किया गया। यहाँ तक कि आई रेडियो और जियो सावन जैसे ऐप्स पर भी एजुकेशनल कंटेंट लॉन्च हुआ। मतलब सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी। हर संभव माध्यम का उपयोग किया, ये सोचते हुए कि बच्चा कहीं भी हो, किसी न किसी तरीके से शिक्षा उस तक पहुंचे। इस पूरी कोशिश में एक बहुत जरूरी पहलू है दिव्यांग छात्रों का। उनके लिए तो चुनौती पहाड़ जैसी थी। उनके लिए क्या खास व्यवस्था थी? उनके लिए खास ध्यान रखा गया और ये बहुत जरूरी भी था। जो छात्र सुन नहीं सकते उनके लिए साइन लैंग्वेज में एक डेडिकेटेड डीटीएच चैनल शुरू किया गया। अच्छा। जहां कंटेंट को साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट्स के जरिए समझाया जाता था। और जो छात्र देख और सुन नहीं सकते उनके लिए स्टडी मटेरियल को डेजी फॉर्मेट में तैयार किया गया। डेजी के क्या होता है? डेजी का मतलब है डिजिटली एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये एक तरह का एडवांस्ड ऑडियो बुक फॉर्मेट होता है जो इस्तेमाल करने में बहुत आसान होता है। कंटेंट को साइन लैंग्वेज वीडियो में भी बनाया गया ताकि कोई भी पीछे ना रहे। और भी कई पहल थी जैसे स्वयं, NROER। लेकिन एक चीज जिसने मेरा ध्यान खींचा वो थी मनोदर्पण। ये सिर्फ पढ़ाई के बारे में नहीं थी। हाँ, और शायद ये उस वक्त की सबसे जरूरी पहल थी। क्यों? क्योंकि लॉकडाउन सिर्फ पढ़ाई का संकट नहीं था, ये एक मानसिक स्वास्थ्य का भी संकट था। बच्चे अचानक घरों में कैद हो गए, दोस्तों से मिलना बंद, खेलना कूदना बंद। इसका बच्चों के दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ रहा था। अकेलापन, चिड़चिड़ापन, डर। मैं समझ सकती हूँ। तो मनोदर्पण उस असर को कम करने की कोशिश थी। ये बच्चों, टीचरों और परिवारों की मेंटल हेल्थ और उन्हें इमोशनली सपोर्ट करने के लिए था। इसमें हेल्पलाइन थी, वेबिनार थे, सलाह देने की सुविधा थी। ये एक तरह का इमोशनल फर्स्ट एड था। तो ये सब तो महामारी की वजह से हो रहा था। ये सब तात्कालिक समाधान थे, एक इमरजेंसी रिस्पॉन्स, एक तरह की फायर फाइटिंग। बिल्कुल। लेकिन इसी दौरान शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा और स्थायी बदलाव लाया जा रहा था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। ये 34 साल बाद आई एक नई पॉलिसी थी। एग्जैक्टली। एक था आग बुझाने का काम और दूसरा था भविष्य के लिए एक मजबूत और आग प्रतिरोधी इमारत बनाने का काम। वाह, क्या बात कही है। 1986 की दुनिया और आज की दुनिया में जमीन आसमान का फर्क है। तब इंटरनेट नहीं था, इकोनॉमी अलग थी, नौकरियां अलग थी। नई नीति का लक्ष्य शिक्षा में एक स्ट्रक्चरल चेंज लाना था, उसे आज की जरूरतों के हिसाब से ढालना। हाँ, और भविष्य की चुनौतियों के हिसाब से भी। इसमें सबसे ज्यादा चर्चा हुई स्कूल के 10+2 स्ट्रक्चर के खत्म होने की। हम सब उसी में पढ़े। अब ये 5+3+3+4 क्या है? ये उम्र के हिसाब से बांटा गया एक नया, ज्यादा साइंटिफिक ढांचा है। पहला 5 साल, उम्र 3 से 8 साल। हाँ, यह है फाउंडेशनल स्टेज। इसमें प्री स्कूल के 3 साल और क्लास 1-2 शामिल हैं। यहाँ किताबों का बोझ नहीं, बल्कि खेल खेल में एक्टिविटीज के जरिए सिखाने पर जोर है। अच्छा। फिर अगले 3 साल, उम्र 8 से 11, प्रिपरेटरी स्टेज, जहां लिखने, पढ़ने और गणित के बेसिक्स मजबूत किए जाएंगे। फिर 3 साल, उम्र 11 से 14, मिडिल स्टेज, जहां सब्जेक्ट्स का इंट्रोडक्शन होगा। और आखिरी 4 साल? आखिरी 4 साल, उम्र 14 से 18, सेकेंडरी स्टेज, जिसमें गहराई से पढ़ाई होगी और बच्चों को अपनी पसंद के विषय चुनने की आजादी होगी। और बोर्ड एग्जाम? भारत में तो पेरेंट्स और बच्चों की आधी जिंदगी इसी के तनाव में निकल जाती है। सही कहा। 10वीं और 12वीं के बोर्ड्स तो जैसे जिंदगी और मौत का सवाल बन जाते हैं। तो नीति का एक बड़ा मकसद बोर्ड एग्जाम के इसी तनाव को कम करना है। अब जोर रट्टा मारने पर नहीं, बल्कि कोर कॉम्पिटेंसीज यानी मूल दक्षताओं को परखने पर होगा। इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं? जरूर। मतलब सवाल ये नहीं होगा कि अकबर का जन्म कब हुआ, बल्कि ये हो सकता है कि अगर आप उस जमाने में एक राजा होते तो अपनी प्रजा को खुश रखने के लिए क्या 3 काम करते? ओह, इससे तो सोचने की क्षमता का पता चलेगा। बिल्कुल। इससे पता चलता है कि बच्चे ने सिर्फ तथ्य रटे हैं या सोचना भी सीखा है। और मूल्यांकन का तरीका भी बदलेगा। सिर्फ टीचर साल के अंत में परीक्षा लेकर नंबर नहीं देंगे। तो फिर कैसे होगा? बल्कि एक 360 डिग्री होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड होगा। 360 डिग्री? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है
कि अब रिपोर्ट कार्ड सिर्फ नंबरों की लिस्ट नहीं होगी, बल्कि बच्चे की पूरी शख्सियत का एक आईना होगी। दिलचस्प है। इसमें बच्चे खुद अपना मूल्यांकन करेंगे, जिसे कहते हैं सेल्फ असेसमेंट, उनके दोस्त उनका मूल्यांकन करेंगे, जिसे कहते हैं पीयर असेसमेंट, और टीचर तो करेंगे ही। वाह, मतलब अब दोस्त भी नंबर देंगे। हाँ, नंबर नहीं, फीडबैक देंगे। इसका मकसद बच्चों को नंबरों की दौड़ से निकालकर खुद को बेहतर बनाने की दौड़ में शामिल करना है। ये शिक्षा को एक तरफा ज्ञान देने से बदलकर एक सहयोगात्मक खोज बनाने की कोशिश है। ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। मैं जब स्कूल में थी तो मुझे फिजिक्स के साथ इतिहास पढ़ने का बहुत मन था, लेकिन सिस्टम ने इजाजत नहीं दी। ये बहुत लोगों की कहानी है। मैंने सुना है कि अब साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स जैसी कोई सख्त दीवारें नहीं रहेंगी और क्लास 6 से ही इंटर्नशिप। हाँ, अब कोई रिजिड सेपरेशन नहीं होगा। अगर किसी बच्चे को फिजिक्स के साथ म्यूजिक पढ़ना है या केमिस्ट्री के साथ फैशन डिजाइनिंग में दिलचस्पी है, तो वो ये कॉम्बिनेशन ले सकेगा। इससे तो क्रिएटिविटी बहुत बढ़ेगी। बिल्कुल। और क्लास 6 से ही वोकेशनल एजुकेशन शुरू होगी, इंटर्नशिप के साथ। बच्चा स्कूल में ही किसी स्थानीय कारीगर जैसे बढ़ई, कुम्हार या किसी सॉफ्टवेयर डेवलपर के साथ 10 दिन काम करके असली दुनिया के स्किल सीख सकता है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि बच्चा स्कूल से कोई हुनर सीख कर निकले, लेकिन क्या इसका एक खतरा ये भी नहीं है कि हम बच्चों पर बहुत जल्दी करियर चुनने का दबाव डाल देंगे? मतलब 6ठी क्लास का बच्चा ये कैसे तय करेगा कि उसे बढ़ई बनना है या सॉफ्टवेयर डेवलपर? ये एक बहुत जरूरी चिंता है, और पॉलिसी का मकसद करियर तय करवाना नहीं, बल्कि एक्सपोजर देना है। एक्सपोजर। बच्चे को ये पता चले कि किताबी दुनिया के बाहर भी एक दुनिया है जहां हाथ के हुनर की कीमत है। जब वो अलग अलग चीजें ट्राई करेगा, तभी तो उसे पता चलेगा कि उसकी दिलचस्पी किसमें है। अच्छा, मतलब ये एक तरह की एक्सप्लोरेशन स्टेज है। एग्जैक्टली। मकसद ये है कि जब बच्चा स्कूल से निकले तो उसके हाथ में सिर्फ डिग्री ना हो, कोई हुनर भी हो और दुनिया की समझ भी हो। ये तो स्कूल की बात हुई। हायर एजुकेशन में भी बड़े बदलावों की बात है। एक नई बॉडी HECI यानी हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बनाई जा रही है। ये क्या करेगी और UGC, AICT इन सब का क्या होगा? HECI एक तरह से इन सब बॉडीज की जगह लेगी। इसे ऐसे समझिए कि HECI एक बॉस की तरह होगी जिसके नीचे 4 मैनेजर काम करेंगे। 4 मैनेजर? हाँ, एक मैनेजर का काम होगा नियम कायदे बनाना, दूसरे का काम होगा पढ़ाई की क्वालिटी का स्टैंडर्ड तय करना, तीसरा कॉलेजों को पैसा देगा और चौथा उन्हें रेटिंग देगा। मतलब हर काम के लिए एक स्पेशलाइज्ड विंग। हाँ, मकसद यह है कि उलझन खत्म हो और हर काम के लिए एक ही जगह हो, जिससे कॉलेजों की मनमानी पर लगाम लगे। और शायद सबसे बड़ी बात यह है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों संस्थानों के लिए नियम और मानक एक जैसे होंगे। बिल्कुल, और ये बहुत जरूरी है। इससे क्वालिटी कंट्रोल बेहतर होगा और शिक्षा के व्यवसायीकरण पर भी कुछ हद तक लगाम लग सकती है। और रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए भी कुछ है। अक्सर कहा जाता है कि भारत में हम सिर्फ दूसरों की बनाई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, खुद रिसर्च कम करते हैं। उसी कमी को दूर करने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन NRF बनाया जाएगा। ये एक टॉप बॉडी होगी जिसका मकसद देश में रिसर्च के कल्चर को जड़ से मजबूत करना होगा। मतलब यूनिवर्सिटीज को रिसर्च के लिए फंडिंग मिलेगी। फंडिंग भी मिलेगी और उससे बढ़ावा भी दिया जाएगा, ताकि भारत सिर्फ ज्ञान का उपभोक्ता न रहकर ज्ञान का निर्माता भी बने। तो कुल मिलाकर देखें तो 2 बड़ी चीजें एक साथ हुई। एक तरफ कोविड के संकट से निपटने के लिए टेक्नोलॉजी पर आधारित तात्कालिक समाधान निकाले गए, जैसे दीक्षा टीवी चैनल और मनोदर्पण। और दूसरी तरफ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के जरिए पूरे सिस्टम को जड़ से बदलने की नींव रखी गई। हाँ, एक था आग बुझाने का काम और दूसरा था भविष्य के लिए एक मजबूत इमारत बनाने का काम। अब सबसे बड़ी चुनौती इन दोनों को जमीनी स्तर पर सफलतापूर्वक लागू करने की है। नीतियां बनाना एक बात है, उन्हें हर स्कूल, हर गांव तक पहुंचाना बिल्कुल दूसरी। बिल्कुल। और यही वो सवाल है जिसके साथ हम रुकते हैं। क्या कोविड का संकट वो झटका था जिसकी भारत की शिक्षा व्यवस्था को जरूरत थी, या फिर ये बदलाव सिर्फ कागज पर ही रह जाएंगे? ये नीतियां सुनने में तो अच्छी हैं, लेकिन असली परीक्षा तो क्लासरूम में ही होगी। सही बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम स्किल डेवलपमेंट पर चर्चा करेंगे। आज के युवाओं पर कितना दबाव है। एक अच्छी डिग्री तो चाहिए ही, लेकिन साथ में ये शब्द स्किल्स भी चाहिए। हाँ, ये शब्द स्किल आजकल हर जगह सुनाई देता है, कॉलेज के प्लेसमेंट सेल से लेकर कॉर्पोरेट मीटिंग्स तक। बिल्कुल। हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो इसी दुनिया की एक गहरी तस्वीर दिखाते हैं।
ILO की 2021 की एक रिपोर्ट है, इकोनॉमिक सर्वे के कुछ आंकड़े हैं और खास तौर पर पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे यानी PLFS का ताज़ा डेटा है। तो आज का हमारा मकसद है ये समझना कि भारत में जॉब्स, स्किल्स और एम्प्लॉयमेंट का असल में चल क्या रहा है। और ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये लोगों की जिंदगियों की कहानी है। सही बात है। सोर्सेज बताते हैं कि सरकार का स्किल्स पर इतना जोर क्यों है, क्योंकि एक बड़ा स्किल गैप है। मतलब कंपनियों को जो हुनर चाहिए वो शायद आज के ग्रेजुएट्स में पूरी तरह से नहीं है। अच्छा। सोचिए, एक IT कंपनी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करने वाले लोग चाहिए, लेकिन ज्यादातर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को बस बेसिक कोडिंग सिखाई गई है। राइट। इसी हाई को पाटने के लिए 2015 में स्किल इंडिया मिशन लॉन्च हुआ और फिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में भी वोकेशनल एजुकेशन पर बहुत जोर दिया गया। अच्छा, तो ये स्किल इंडिया मिशन सिर्फ एक नाम नहीं है, इसके अंदर कई सारी स्कीम्स हैं। जैसे सोर्सेज में जिक्र है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना, हाँ, DDUGKY। और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY। अब ये सब करती क्या है? इनका मूल काम 3 शब्दों में है, स्किलिंग, रीस्किलिंग और अपस्किलिंग। स्किलिंग, रीस्किलिंग और अपस्किलिंग। हाँ, स्किलिंग मतलब किसी को नया हुनर सिखाना। मान लीजिए किसी ने 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी, उसे मोबाइल रिपेयर का कोर्स करा दिया, ये स्किलिंग है। ठीक है। रीस्किलिंग तब होता है जब टेक्नोलॉजी बदल जाती है। जिसे पहले बैंक में कैशियर हाथ से लेजर में एंट्री करते थे, फिर कंप्यूटर आए तो उन्हें रीस्किल करके कंप्यूटर चलाना सिखाया गया। ये तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। और अपस्किलिंग मतलब अपने मौजूदा हुनर को और बेहतर बनाना। जैसे ग्राफिक डिजाइनर अब 3D एनिमेशन भी सीख ले, मतलब नेक्स्ट लेवल पे ले जाना। एग्जैक्टली। ये सारी स्कीम्स इन्हीं 3 लक्ष्यों को हासिल करने के लिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्रोग्राम्स चलाती हैं। ये तो साफ हुआ। अब जरा इन योजनाओं के असर को बड़े पैमाने पर देखते हैं। देश में एम्प्लॉयमेंट का स्टेटस क्या है? हाँ, बिग पिक्चर देखते हैं। सोर्सेज में 2017-18 और 2023-24 के बीच के आंकड़ों का कंपैरिजन है और पहली हेडलाइन तो काफी पॉजिटिव लगती है। ऑल इंडिया एनुअल अनएम्प्लॉयमेंट रेट यानी बेरोजगारी दर 6% से घटकर 3.2% हो गई है। मतलब बेरोजगारी लगभग आधी हो गई। ये तो बहुत बड़ी खबर है। हाँ, हेडलाइन लेवल पर ये बहुत अच्छी खबर लगती है, लेकिन इकोनॉमिक डेटा की खूबसूरती उसके परतों में होती है। अच्छा। सोर्सेज में 2 और आंकड़े हैं जो इससे भी ज्यादा जरूरी हैं। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट LFPR और वर्कर पॉपुलेशन रेशियो WPR। LFPR और WPR। और अच्छी खबर यह है कि ये दोनों भी बड़े हैं। आसान भाषा में इसका मतलब यह है कि अब ज्यादा लोग काम ढूंढ रहे हैं, जो LFPR है, और उनमें से ज्यादा लोगों को काम मिल भी रहा है, जो WPR है। ये पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी का एक मजबूत संकेत है। मतलब सिर्फ बेरोजगारी का कम होना काफी नहीं है। नहीं, अगर काम ढूंढने वाले लोग ही कम हो जाएं, तो भी बेरोजगारी दर कम दिखेगी, है ना? लेकिन यहाँ तीनों इंडिकेटर्स सही दिशा में जा रहे हैं। ये बात समझ आई। इसी में एक और ट्रेंड है जो मुझे थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है, सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों का प्रपोर्शन। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। ये 2017-18 में 52.2% था, जो अब बढ़कर 58.4% हो गया है। मतलब देश के आधे से ज्यादा काम करने वाले लोग खुद के मालिक हैं। सही बात है। इसके क्या मतलब निकालें? क्या हर कोई अपना स्टार्टअप खोल रहा है, या ये एक तरह की मजबूरी वाली एंटरप्रेन्योरशिप है, जहां रेगुलर जॉब नहीं मिली तो कुछ अपना ही शुरू कर लिया? इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि शायद ये दोनों ही बातें सच हैं। सोर्सेज इसे ग्रोइंग एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी और फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट्स की तरफ इशारा करते हैं। अच्छा। देखिए, कोविड-19 के बाद काम करने का तरीका बदल गया। बहुत से लोगों ने 9 to 5 जॉब्स के बजाय अपने छोटे-मोटे काम शुरू करने को तरजीह दी। वो महिला जो घर से केक बना के बेच रही है, वो लड़का जिसने अपनी कॉलोनी में एक छोटा सा फूड स्टॉल लगा लिया है, या वो प्रोफेशनल जॉब नौकरी छोड़कर कंसल्टिंग कर रहा है, ये सब इसी 58.4% का हिस्सा हैं। तो इसमें कुछ तो मजबूरी है और कुछ अपनी मर्जी भी है। बिल्कुल। और महिलाओं की बात निकली है तो सोर्सेज में उनके लिए एक खास और बहुत पावरफुल डेटा पॉइंट है। हाँ, वो आंकड़ा तो कमाल का है। सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में ओन अकाउंट वर्कर्स एम्प्लॉयर्स में महिलाओं का हिस्सा 2017-18 में 19% था। 19%? जो 2023-24 में बढ़कर 31.2% हो गया है। जरा सोचिए। ये तो एक बहुत ही बड़ा जंप है। बिल्कुल, ये फिनोमिनल जंप है। ये दिखाता है कि महिलाएं इंडिपेंडेंट वर्क और एंटरप्रेन्योरशिप की दुनिया में बहुत तेजी से अपनी जगह बना रही हैं।
सही है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक बड़ा स्ट्रक्चरल शिफ्ट हो सकता है भारतीय वर्कफोर्स में। हो सकता है सोशल मीडिया और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स ने उन्हें घर बैठकर अपना बिजनेस चलाने का मौका दिया हो। हाँ, ये हो सकता है। इंस्टाग्राम पर कितने ही ऐसे स्मॉल बिजनेसेस हैं जो महिलाएं चला रही हैं, बिल्कुल। ये आंकड़ा उसी जमीनी हकीकत को दिखा रहा है। ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का बढ़ना वाकई दिलचस्प है। और इससे एक सवाल उठता है कि ये लोग काम कहाँ कर रहे हैं। क्या सोर्सेज बताते हैं कि अर्थव्यवस्था के कौन से हिस्से यानी सेक्टर्स में ये ग्रोथ हो रही है? हाँ, और यहीं पर कहानी एक बहुत ही चौंकाने वाला मोड़ लेती है। अच्छा, आमतौर पर हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं कि जैसे जैसे देश डेवलप होता है, एग्रीकल्चर पर उसकी निर्भरता कम होती है और लोग मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज की तरफ जाते हैं। राइट। खेती से निकलकर फैक्ट्रीज और ऑफिसेज में, यही तो डेवलपमेंट का साइन माना जाता है। बिल्कुल, लेकिन PLFS डेटा तो कुछ और ही कहानी कह रहा है। क्या कह रहा है? एग्रीकल्चर सेक्टर का एम्प्लॉयमेंट में शेयर 44.1% से बढ़कर 46.1% हो गया है। एक मिनट, क्या हाँ, मतलब जॉब्स बढ़ने के साथ साथ ज्यादा लोग खेतीबाड़ी में लग गए हैं? ये तो उल्टी गंगा बह रही है। एग्जैक्टली। ये तो इकोनॉमिक्स के सारे रूल्स के खिलाफ है। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? इसके कई कारण हो सकते हैं। एक तो है पोस्ट पैंडेमिक रिवर्स माइग्रेशन। हाँ। जब शहरों में लॉकडाउन लगा और नौकरियां गईं तो लाखों लोग वापस अपने गांव लौट गए और उनके पास अपने खेतों में काम करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। सही बात है। सही बात है। दूसरा, डेटा ये भी दिखाता है कि सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स के एम्प्लॉयमेंट शेयर में गिरावट आई है। सर्विसेज 31.1% से 29.7% पर आ गया। अच्छा। और मैन्युफैक्चरिंग 11.4% से 10.4% पर। तो ये भी संभव है कि जिन लोगों ने इन सेक्टर्स में नौकरियां खोई, उनके लिए एग्रीकल्चर एक तरह का सेफ्टी नेट बन गया। लेकिन क्या चिंता की बात नहीं है? एग्रीकल्चर में डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट यानी छिपी हुई बेरोजगारी वैसे ही इतनी ज्यादा है। जहां एक काम को करने के लिए जरूरत से ज्यादा लोग लगे होते हैं और लोग शहरों से गांव वापस जा रहे हैं। इसे हम प्रोग्रेस कहेंगे या रिग्रेस? यहाँ एक जरूरी सवाल उठता है। शॉर्ट टर्म में तो ये एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है, एक तकिया है जिसने लोगों को गिरने से बचा लिया। राइट। लेकिन अगर ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड बन जाता है तो ये वाकई में चिंता की बात होगी। ये दिखाएगा कि हमारे मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर्स इतनी जॉब्स नहीं पैदा कर पा रहे कि वो गांव से आने वाली वर्कफोर्स को अब्सॉर्ब कर सकें। अच्छा, तो एग्रीकल्चर एक सेफ्टी नेट बन गया। मैन्युफैक्चरिंग का क्या हाल है? उसका शेयर भी तो गिरा है। हाँ, शेयर गिरा है, लेकिन सोर्स में एक और बात कही गई है। भले ही ओवरऑल शेयर थोड़ा गिरा हो, लेकिन इसने रेजिलियंस दिखाई है, यानी मजबूती से वापसी की है। अच्छा, प्री पैंडेमिक लेवल के मुकाबले इसने 25 लाख जॉब्स ऐड की हैं। 25 लाख? जी, और ये ग्रोथ सिर्फ बड़ी फैक्ट्रीज मतलब 100 से ज्यादा वर्कर्स वाली में ही नहीं, बल्कि छोटी फैक्ट्रीज में भी हुई है। तो सेक्टर का साइज भले ही एम्प्लॉयमेंट पाई में थोड़ा कम हुआ हो, लेकिन एब्सोल्यूट नंबर्स में वो ग्रो कर रहा है। एक मिनट, ये बात मुझे हजम नहीं हो रही। एक तरफ आप कह रहे हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, लोग खेती में वापस जा रहे हैं जो कि लार्जली इनफॉर्मल है, और दूसरी तरफ सोर्सेज ये भी बताते हैं कि फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी हो रहा है। EPFO मेंबरशिप 2018-19 में 61 लाख थी, जो 2023-24 में बढ़कर 131 लाख हो गई हैं। डबल से भी ज्यादा। ये दोनों चीजें एक साथ कैसे हो सकती हैं? ये तो एक पैराडॉक्स है। बिल्कुल सही, और यही भारतीय अर्थव्यवस्था की कॉम्प्लेक्स रियलिटी है। यहाँ एक ही समय में 2 या शायद 3 अलग-अलग कहानियां चल रही हैं। कैसे? एक तरफ जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है वो और ज्यादा फॉर्मल हो रहा है, ज्यादा कंपनी अपने एम्प्लॉयज को EPFO में रजिस्टर कर रही हैं, उन्हें सोशल सिक्योरिटी दे रही हैं। ये फॉर्मलाइजेशन का इंडिकेटर है। ठीक है। दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी आबादी है जो इस फॉर्मल इकोनॉमी से बाहर है, वो या तो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या खेती में हैं। तो भारत की वर्कफोर्स एक ही समय में 2 अलग-अलग दिशाओं में जा रही है। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए भी ई-श्रम पोर्टल का जिक्र है, जहां 30.51 करोड़ वर्कर्स रजिस्टर हो चुके हैं। ये नंबर इतना बड़ा है कि इसे इमेजिन करना मुश्किल है। बहुत बड़ा नंबर है। इसका मतलब है कि अब सरकार के पास देश के कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, स्ट्रीट वेंडर्स, डोमेस्टिक हेल्प, इन सब का एक कॉम्प्रिहेंसिव डेटाबेस है। हाँ, और इसका मकसद सिर्फ गिनती करना नहीं है। इसका लक्ष्य इन सभी वर्कर्स को एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर UN देकर सोशल सिक्योरिटी स्कीम से जोड़ना है। अच्छा। ये आधार कार्ड की तरह अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर की एक पहचान है। ये लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से एक बहुत बड़ा और जरूरी कदम है, ताकि सरकारी योजनाओं का फायदा सही लोगों तक पहुंच सके। इस सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और फ्लेक्सिबल वर्क की बात में एक और एंगल है जो आजकल बहुत चर्चा में है,
गिग इकोनॉमी। हाँ, गिग इकोनॉमी। स्विगी, जोमैटो, ओला, उबर, ये सब इसी का हिस्सा है। सोर्स इसे टू साइडेड मार्केट्स कहता है, जो टेक्नोलॉजी के प्लेटफॉर्म के जरिए कंज्यूमर्स और सर्विस प्रोवाइडर्स को मिलाता है। और कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन रिटेल और होम डिलीवरी में जो बूम आया, उसने इस इकोनॉमी को जबरदस्त तरीके से फ्यूल किया। बिल्कुल। कंपनीज को भी ये मॉडल काफी पसंद आया। वर्क फ्रॉम होम कल्चर ने इसे और बढ़ावा दिया। कंपनियों ने फुल टाइम एम्प्लॉइज की जगह फ्रीलांसर्स और प्रोजेक्ट बेस्ड वर्कर्स को हायर करना शुरू किया, ताकि ओवरहेड कॉस्ट्स, ऑफिस का किराया, बिजली का बिल, हाँ, ये सब कम हो। लेकिन एक गिग वर्कर की लाइफ इतनी आसान और ग्लैमरस नहीं है जैसा बाहर से लगता है। सोर्स में साफ साफ लिखा है कि एक गिग वर्कर का जॉब कॉन्ट्रैक्ट एक रेगुलर एम्प्लॉय से बिल्कुल अलग होता है। बहुत अलग होता है। ज्यादातर काम टेम्पररी या कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होता है। सैलरी की जगह काम के हिसाब से एक रेट तय होता है। और सबसे बड़ी बात, काम कब, कहाँ और कैसे करना है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी तो होती है, लेकिन जॉब सिक्योरिटी, पेड लीव, सिक लीव, पीएफ जैसी कोई चीज नहीं होती। सही बात है। बारिश हो या तूफान, डिलीवरी तो करनी है, वरना पैसे नहीं मिलेंगे। यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है लीगल प्रोटेक्शन का। पुराने लेबर लॉज के तहत गिग वर्कर्स को लीगली एम्प्लॉय नहीं माना जाता था, बल्कि इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर माना जाता था। अच्छा। इसलिए उन्हें मिनिमम वेज, पेड लीव, सोशल सिक्योरिटी जैसे बेसिक राइट्स और प्रोटेक्शंस नहीं मिलते थे। वो एक तरह से लीगल ग्रे एरिया में काम कर रहे थे। सोर्स में नए कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 का जिक्र है, जिसमें पहली बार इन प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स का प्रावधान किया गया है। तो ये एक बड़ा बदलाव है। ये एक लैंडमार्क चेंज है जो इस नई इकोनॉमी की सच्चाई को एक्नॉलेज करता है और इन लाखों वर्कर्स को एक कानूनी सुरक्षा देने की कोशिश करता है। तो आज की इस पूरी चर्चा को देखें, एक तरफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और एग्रीकल्चर में बढ़ते लोग हैं जो इनफॉर्मल इकोनॉमी की मजबूती दिखाते हैं। दूसरी तरफ फॉर्मलाइजेशन और ईपीएफओ सब्सक्रिप्शंस का डबल होना है, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर के फॉर्मल होने का सबूत है। हाँ। और इन दोनों के बीच में गिग इकोनॉमी का जबरदस्त उभार है, जो जॉब और वर्क के बीच की लकीर को ही मिटा रहा है। ये सब देखकर एक सवाल मन में आता है। बताइए। क्या हम जॉब की पारंपरिक परिभाषा से आगे बढ़कर वर्क की एक नई, ज्यादा फ्लेक्सिबल परिभाषा की तरफ जा रहे हैं? ये बहुत जरूरी सवाल है। एक ऐसी दुनिया जहां 9 to 5 की एक पक्की नौकरी के बजाय छोटे-छोटे गिग्स, शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स और पर्सनल वेंचर्स ज्यादा कॉमन हो जाएंगे। बिल्कुल। और अगर ऐसा है, तो इस फ्यूचर ऑफ वर्क के लिए हमारे स्किल्स, हमारे कानून और हमारे सोशल सिक्योरिटी सिस्टम्स कितने तैयार हैं, इस पर सोचना जरूरी है। सही बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लेबर रिफॉर्म्स पर चर्चा करेंगे। भारत में अक्सर ये कहा जाता है कि हमारे जो श्रम कानून हैं वो इतने पुराने और जटिल हैं कि बिजनेस करने में एक बड़ी रुकावट है। तो क्या पिछले एक दशक में हुए सुधारों ने इस तस्वीर को वाकई बदला है? चलिए इस सफर को समझते हैं कि हम कहां से चले थे और कहां पहुंचे हैं। बिल्कुल। और ये कहानी शुरू होती है एक बहुत ही बुनियादी समस्या से। सोर्स के हिसाब से भारत में दर्जनों केंद्रीय और सैकड़ों राज्य स्तरीय लेबर कानून थे। अब सोचिए, एक छोटी सी फैक्ट्री चलाने वाले को भी शायद 40-50 अलग-अलग कानूनों का पालन करना पड़ता था। हर एक के लिए अलग रजिस्टर, अलग रिटर्न्स। ये एक, जिसे कहते हैं, कंप्लायंस नाइटमेयर था। तो सुधारों का जो पहला दौर था, उसका फोकस इसी उलझन को सुलझाने पर था। हाँ, बिजनेस शुरू करने से पहले ही इंसान कागजों में उलझ कर रह जाए। तो सबसे पहले क्या हुआ? सोर्स में 2014 के एक बदलाव का जिक्र है, द अप्रेंटिस एक्ट ऑफ 1961 में संशोधन। हाँ, ये एक दिलचस्प शुरुआत थी। अप्रेंटिस एक्ट का मकसद था युवाओं को ऑन द जॉब ट्रेनिंग देना, लेकिन पुराना कानून बहुत सख्त था, बहुत रिजिड था। ये संशोधन इंडस्ट्री को ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देने के लिए था, ताकि वो आज की जरूरत के हिसाब से अप्रेंटिसेस को ट्रेनिंग दे सकें। अच्छा, जो स्किल्स बाजार में चाहिए वैसी ट्रेनिंग। एग्जैक्टली। और इसी के साथ अप्रेंटिस प्रोत्साहन योजना भी आई। ये खासकर छोटे और मध्यम उद्यमों यानी MSMEs को अप्रेंटिसेस रखने के लिए आर्थिक मदद देती थी। इसके पीछे सोच ये थी कि अगर हम एक स्किल्ड वर्कफोर्स नहीं बनाएंगे तो मेक इन इंडिया जैसी पहल सफल कैसे होगी, है ना? सही बात है। ये तो हुई स्किलिंग की बात, लेकिन उस कंप्लायंस नाइटमेयर का क्या हुआ जिसका आपने जिक्र किया? यहीं पर शायद टेक्नोलॉजी की एंट्री होती है। सोर्स में श्रम सुविधा पोर्टल के बारे में काफी कुछ कहा गया है। की समस्या पर एक सीधा डिजिटल हमला था। इसने 3 बड़े काम किए। पहला, हर कंपनी को एक यूनिक आईडी दी,
जिसे लिन यानी लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर कहते हैं। लिन, तो ये एक तरह से लेबर कानूनों के लिए कंपनी का आधार कार्ड बन गया। बिल्कुल सही शब्द है, आधार कार्ड। और दूसरा जो शायद सबसे बड़ी राहत थी वो था सिंगल यूनिफाइड ऑनलाइन रिटर्न, जहां पहले 16 अलग-अलग रिटर्न भरने पड़ते थे। 16? ओह माय गॉड। हाँ 16। अब वहां सिर्फ एक सिंपल सेल्फ सर्टिफाइड ऑनलाइन फॉर्म भरना है। ये सुनने में बहुत बड़ा बदलाव लगता है। एक छोटे बिजनेस के मालिक के लिए जमीन पे इसका क्या मतलब था? मतलब डे टू डे में क्या बदला? इसका मतलब था समय, पैसा और सबसे बढ़कर मानसिक शांति। सोचिए, एक छोटा व्यापारी जो अपनी दुकान या फैक्ट्री चला रहा है, उसे अब किसी कंसल्टेंट के चक्कर नहीं काटने पड़ रहे, दर्जनों फॉर्म्स नहीं भरने पड़ रहे। वो अपना ध्यान अपने बिजनेस पर लगा सकता है। और तीसरा और सबसे क्रांतिकारी कदम था ट्रांसपेरेंट लेबर इंस्पेक्शन स्कीम। ओके, लेट्स अनपैक दिस। पारदर्शी इंस्पेक्शन स्कीम, इसका मतलब क्या था? सोर्स में रिस्क बेस्ड शब्द का इस्तेमाल हुआ है। इसका मतलब था कि अब कोई इंस्पेक्टर अपनी मर्जी से आपकी फैक्ट्री में नहीं आ सकता था। एक कंप्यूटर एल्गोरिथम तय करता था कि किस कंपनी के निरीक्षण की जरूरत है। ये कुछ पैरामीटर्स पर आधारित होता था, जैसे कंपनी ने पहले नियमों का पालन किया है या नहीं, या वहां किस तरह का काम होता है जिसमें खतरा ज्यादा हो। अच्छा, तो मतलब रैंडम चेक्स नहीं, बल्कि डेटा ड्रिवन चेक्स। प्रिसाइसली। और इंस्पेक्शन के बाद रिपोर्ट को 72 घंटे के अंदर ऑनलाइन अपलोड करना जरूरी था। 72 घंटे में तो पूरी ट्रांसपेरेंसी रखी गई। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पारदर्शिता, कोई मनमानी नहीं। लेकिन क्या इसका एक रिस्क ये नहीं है कि बड़ी और चालाक कंपनियां सिस्टम को गेम कर लें और जांच के दायरे से बाहर रहें, जबकि छोटी कंपनियां ज्यादा फंसें जो शायद अनजाने में कोई गलती कर रही हों? ये एक बहुत वाजिब चिंता है। देखिए, कोई भी ऑटोमेटेड सिस्टम परफेक्ट नहीं होता और उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश हमेशा होती है। लेकिन इसके पीछे का इरादा था एक ईमानदार बिजनेस को परेशान होने से बचाना। पहले डर का माहौल था, अब एक प्रेडिक्टेबल सिस्टम बनाने की कोशिश की गई। और इसी डिजिटल लहर में एक और बड़ा काम हुआ जो सीधे सीधे करोड़ों कर्मचारियों से जुड़ा था, ईपीएफ का डिजिटलीकरण और यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी यूएएन। यूएन, ये शब्द तो हम सब ने सुना है जो नौकरी करते हैं, लेकिन इसके आने से पहले क्या होता था और इसने क्या बदला? यूएएन को आप अपने मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी की तरह समझ सकते हैं। पहले जब आप नौकरी बदलते थे तो आपका पीएफ अकाउंट भी बदल जाता था। मान लीजिए आपने 5 कंपनियां बदली तो आपके 5 अलग अलग पीएफ अकाउंट हो जाते थे, और पुराने अकाउंट से पैसा नए में ट्रांसफर करवाना एक बहुत बड़ा सरदर्द था। हाँ, ये तो कई लोगों के साथ हुआ है। मेरे खुद के एक दोस्त का पैसा फंसा हुआ था सालों तक। बिल्कुल, कई लोगों का तो हजारों लाखों रुपया उन पुराने अकाउंट्स में फंसा ही रह जाता था, क्योंकि प्रक्रिया इतनी जटिल थी। यूएएन ने इसे बदल दिया। अब आपका एक परमानेंट फाइनेंशियल नंबर है जो आपके साथ चलता है, चाहे आप कितनी भी नौकरियां बदलें। तो मतलब मैं कंपनी बदलूं, शहर बदलूं, मेरा पीएफ नंबर वही रहेगा? हाँ, आपका नया एम्प्लॉयर बस उसी यूएएन में कंट्रीब्यूट करना शुरू कर देता है। इसे आपके आधार और बैंक अकाउंट से जोड़ दिया गया, जिससे पैसा निकालना भी बहुत आसान हो गया। ये फाइनेंशियल इंक्लूजन की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम था, जिसने करोड़ों कर्मचारियों को अपने ही पैसे पर असली कंट्रोल दिया। ये सारे बदलाव बिजनेस को आसान बनाने और सिस्टम को पारदर्शी करने पर केंद्रित थे। लेकिन इसका दूसरा पहलू है कर्मचारी। क्या इन शुरुआती सुधारों में उनकी सामाजिक सुरक्षा यानी सोशल सिक्योरिटी का भी ध्यान रखा गया? हाँ, और यहाँ राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना यानी RSBY का जिक्र आता है। ये खास तौर पर असंगठित क्षेत्र, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लिए थी। सोचिए एक दिहाड़ी मजदूर, एक कंस्ट्रक्शन वर्कर या एक रेहड़ी पटरी वाले के बारे में। अगर उसके परिवार में कोई गंभीर रूप से बीमार पड़ जाए तो क्या होगा? सारी जमा पूंजी खत्म हो जाएगी, शायद कर्ज भी लेना पड़ेगा। एक मेडिकल इमरजेंसी किसी भी गरीब परिवार को सालों पीछे धकेल सकती है। एग्जैक्टली। RSBY इसी को रोकने के लिए थे। ये एक स्मार्ट कार्ड पर आधारित कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजना थी, जो बीपीएल परिवारों को हर साल 30,000 रुपए तक का स्वास्थ्य कवर देती थी। ये एक सुरक्षा कवच था, ये सुनिश्चित करने के लिए कि बीमारी का मतलब गरीबी की सजा न बन जाए। इसके साथ ही NCVT MIS और नेशनल करियर सर्विसेज पोर्टल जैसे प्लेटफॉर्म्स भी बनाए गए, ताकि स्किलिंग, ट्रेनिंग और जॉब मैचिंग को एक ही सिस्टम में लाया जा सके। अच्छा, सोर्स में एक और दिलचस्प बदलाव का जिक्र है जिसका सीधा असर कर्मचारियों की जेब पर पड़ा होगा। पेमेंट ऑफ बोनस अमेंडमेंट एक्ट 2015।
हाँ, ये एक महत्वपूर्ण बदलाव था। इसने बोनस भुगतान के लिए पात्रता की मासिक वेतन सीमा यानी वेज सीलिंग को 10,000 रुपए से बढ़ाकर 21,000 रुपए प्रतिमाह कर दिया। अरे वाह, 10,000 से सीधा 21,000। इसका मतलब ये हुआ कि अब ज्यादा लोग बोनस के दायरे में आ गए। जैसे अगर किसी की सैलरी 15,000 रुपए थी तो वो पहले बोनस के लिए एलिजिबल नहीं था, पर इस बदलाव के बाद हो गया। बिल्कुल, ये कर्मचारियों के लिए तो अच्छी खबर थी, लेकिन क्या बिजनेस की तरफ से इस पर कोई आपत्ति थी? क्या इससे छोटी कंपनियों पर कोई अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ा? ये एक ट्रेड ऑफ हमेशा रहता है। कर्मचारी संगठनों ने इसका स्वागत किया क्योंकि इससे ज्यादा लोगों के हाथ में पैसा आया, परचेजिंग पावर बढ़ी। वहीं इंडस्ट्री, खासकर छोटी कंपनियों का कहना था कि इससे उनका खर्च बढ़ेगा। लेकिन सरकार का तर्क ये था कि जब कर्मचारियों की परचेजिंग पावर बढ़ती है तो अर्थव्यवस्था को भी तो फायदा होता है। अच्छा, तो अभी तक जो भी हमने बात की वो सिस्टम में छोटे छोटे लेकिन जरूरी सुधार थे। एक तरह से एग्जिस्टिंग सिस्टम को स्ट्रीमलाइन किया जा रहा था। लेकिन 2019-20 में एक ऐसा बदलाव आया जिसने पूरे खेल को ही बदल दिया। सोर्स इन्हें लैंडमार्क ईयर्स कहता है। बिल्कुल, अब तक जो हो रहा था वो पुरानी मशीनरी में नए पुर्जे लगाने जैसा था। 2019-20 में सरकार ने पूरी मशीनरी ही बदलने का फैसला किया। 29 अलग अलग केंद्रीय लेबर कानूनों को खत्म करके उन्हें सरल बनाकर सिर्फ 4 कोड्स में बदल दिया गया। 29 कानूनों से सिर्फ 4, ये तो बहुत बड़ी सिंप्लीफिकेशन लगती है। क्या हैं ये 4 कोड्स? ये 4 कोड्स हैं। पहला है कोड ऑन वेजेस 2019। ये मजदूरी, बोनस और समान काम के लिए समान वेतन जैसी बातों को एक जगह लाता है। दूसरा इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020, जो ट्रेड यूनियंस, हड़ताल और हायरिंग फायरिंग के नियमों से जुड़ा है। अच्छा, ये वाला ही सबसे कंट्रोवर्शियल रहा होगा। हाँ, इस पर आएंगे। तीसरा है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020। ये काम करने की जगहों पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के मानक तय करता है। और चौथा कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020, जो पीएफ, पेंशन, मैटरनिटी बेनिफिट्स जैसी सभी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को एक साथ लाता है। तो इन सबको एक साथ लाने का मकसद क्या था? सिर्फ कानूनों की संख्या कम करना, या इसके पीछे कोई बड़ी सोच, कोई बड़ा फिलोसॉफिकल शिफ्ट था? What's fascinating here is the fundamental shift in philosophy. ये सिर्फ कानूनों को कम करना नहीं था, ये दशकों पुराने एक ऐसे कानूनी ढांचे को बदलने की कोशिश थी जो एक स्थायी संगठित क्षेत्र के फैक्ट्री वर्कर को ध्यान में रखकर बनाया गया था। आज की हकीकत बदल चुकी है। आज की हकीकत मतलब आपका इशारा गिग इकोनॉमी की तरफ है? एग्जैक्टली, गिग इकोनॉमी। आज लाखों लोग परमानेंट नौकरी के बजाय प्रोजेक्ट आधारित काम कर रहे हैं। सोचिए, एक स्विगी डिलीवरी पार्टनर, एक ऊबर ड्राइवर या एक फ्रीलांस कंटेंट राइटर। ये लोग किसी के स्थायी कर्मचारी नहीं हैं, लेकिन काम तो कर रहे हैं। पुराने कानून इन पर लागू ही नहीं होते थे। ये कोड्स पहली बड़ी कोशिश है इस नई हकीकत के लिए एक कानूनी ढांचा बनाने की। ये रिजिड, सिक्योरिटी फोकस्ड मॉडल से एक ज्यादा फ्लेक्सिबल, मॉडर्न मॉडल की तरफ एक बड़ा कदम है। ये तो एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव है। तो ये जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड है जिस पर सबसे ज्यादा बहस हुई, उसमें ऐसा क्या था? सोर्स बताता है कि कंपनियों के लिए कर्मचारियों को रखने और निकालने के नियमों में कुछ ढील दी गई थी। इसका मकसद क्या था और इस पर चिंताएं क्या थी? हाँ, ये सबसे ज्यादा बहस का विषय रहा। इस कोड ने ये प्रावधान किया कि जिन कंपनियों में 300 से कम कर्मचारी हैं, वो सरकार की इजाजत के बिना भी कर्मचारियों की छटनी यानी ले ऑफ कर सकती हैं। पहले ये सीमा 100 कर्मचारियों की थी। 100 से सीधा 300? तो सरकार और उद्योग जगत का क्या तर्क था इसके पीछे? उनका तर्क था कि पुराने सख्त कानून कंपनियों को ज्यादा लोगों को नौकरी पर रखने से हतोत्साहित करते हैं। उन्हें डर लगता है कि अगर कल बिजनेस मंदा पड़ गया तो वो कर्मचारियों को निकाल नहीं पाएंगे। उनका मानना था कि इस फ्लेक्सिबिलिटी से कंपनियां ज्यादा लोगों को फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट देंगी और कॉन्ट्रैक्ट पर रखने की प्रवृत्ति कम होगी। और दूसरी तरफ ट्रेड यूनियनों और आलोचकों की क्या चिंता थी? उनकी चिंता थी कि इससे हायर एंड फायर की नीति को बढ़ावा मिलेगा और कर्मचारियों की नौकरी की सुरक्षा खत्म हो जाएगी। उनका कहना था कि इससे कंपनियां मनमाने ढंग से लोगों को निकाल पाएंगी और कर्मचारियों के पास कोई बार्गेनिंग पावर नहीं बचेगी। ये सुधारों का वो पहलू है जहां ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और वर्कर सिक्योरिटी के बीच एक सीधा टकराव दिखता है। और सामाजिक सुरक्षा कोड का क्या?
क्या उसने उस गिग वर्कर की मदद की जिसका आपने जिक्र किया? हाँ, और ये इन कोड्स का शायद सबसे प्रगतिशील हिस्सा है। कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी ने पहली बार गिग वर्कर और प्लेटफॉर्म वर्कर जैसी श्रेणियों को कानूनी तौर पर मान्यता दी। इसने प्रावधान किया कि इन वर्कर्स के लिए एक सोशल सिक्योरिटी फंड बनाया जाएगा, जिसमें केंद्र, राज्य सरकारें और एग्रीगेटर कंपनियां, मतलब ओला, उबर, जोमेटो जैसी कंपनियां। हाँ, ये सब योगदान देंगी। ये एक बहुत बड़ा कदम है, ये मानना कि 21वीं सदी के इस नए मजदूर को भी सामाजिक सुरक्षा का अधिकार है। इसे सुनने में तो बहुत क्रांतिकारी लगता है, लेकिन क्या ये कोड जमीन पर लागू हो पाए हैं? क्योंकि कानून बनाना एक बात है और उसे अमल में लाना दूसरी। और यही सबसे बड़ी चुनौती है। सोर्स के मुताबिक भी इन कोड्स को संसद से पारित हुए काफी समय हो गया है, लेकिन इन्हें पूरी तरह से लागू करने के लिए राज्यों को भी अपने नियम बनाने होंगे, और ये प्रक्रिया अभी भी चल रही है। ट्रेड यूनियनों का विरोध और अलग-अलग राज्यों की राजनीतिक इच्छा शक्ति, इन सब वजहों से इनका जमीनी कार्यान्वयन एक जटिल प्रक्रिया बनी हुई है। तो मतलब अभी भी वर्क इन प्रोग्रेस है। हाँ, कह सकते हैं। ये कहना कि कागज पर हुआ बदलाव जमीन पर भी पूरी तरह उतर आया है, शायद अभी जल्दबाजी होगी। ये एक लंबी प्रक्रिया का नतीजा है जो लगभग 3 दशकों से चल रही थी, और इसका असर दिखने में भी शायद कुछ और साल लगेंगे। तो इन सुधारों का मकसद साफ है, कानूनों को सरल बनाना, उन्हें नए दौर की नौकरियों के लिए तैयार करना और सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ाना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम पानी और स्वच्छता पर चर्चा करेंगे। ये ऐसे विषय हैं जिनके बारे में हम रोज सुनते हैं, लेकिन आज हम इन योजनाओं की मशीनरी के अंदर झांक कर देखेंगे। हमारे पास सरकारी रिपोर्ट्स और आंकड़ों का एक पूरा स्टैक है, और हमारा मिशन ये समझना कि कागज पर दिखने वाले ये बड़े बड़े नंबर, जैसे कि करोड़ों शौचालय या लाखों घर, जमीन पर लोगों की जिंदगी को असल में कैसे बदल रहे हैं। बिल्कुल, और ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की कहानी नहीं है, ये कहानी है ह्यूमन डिग्निटी की, आर्थिक तरक्की की और एक सामाजिक बदलाव की, जो इन योजनाओं के कोर में छिपा है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बुनियादी चीज से, स्वच्छता। हाँ, और जब हम स्वच्छता की बात करते हैं तो एक नाम सबके दिमाग में आता है, स्वच्छ भारत मिशन। ये शायद उन गिनी चुनी सरकारी योजनाओं में से हैं जो एक मास मूवमेंट बन गई। पहले ग्रामीण भारत यानी SBM ग्रामीण की बात करते हैं। सोर्स में एक आंकड़ा है जो मतलब दिमाग हिला देता है। आप 39% से 100% वाले आंकड़े की बात कर रहे हैं। हाँ, वो सच में चौंकाने वाला है। 2014 में ग्रामीण भारत में सैनिटेशन कवरेज सिर्फ 39% था। इसका मतलब है कि 10 में से 6 से ज्यादा घरों में शौचालय नहीं था, और दिसंबर 2021 तक ये आंकड़ा कागजों पर 100% तक पहुंच गया है। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं, ये एक क्वांटम लीप है। 100%। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, और इसके लिए 10.86 करोड़ से ज्यादा टॉयलेट्स बनाए गए। लेकिन यहां थोड़ा रुकते हैं। 10.86 करोड़ सिर्फ एक नंबर है, इसका असल मतलब क्या है? कितने लोगों की सुबह बदल गई होगी कहना एक बात है, पर इसका इकोनॉमिक और सोशल इम्पैक्ट क्या है? क्या ये सिर्फ सुविधा की बात है या इससे भी गहरा कुछ है? ये बहुत जरूरी सवाल है। ये सिर्फ सुविधा की बात बिल्कुल नहीं है। इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट है पब्लिक हेल्थ पर। सोचिए, खुले में शौच से पानी के स्रोत कितने दूषित होते थे, जिससे डायरिया, कॉलेरा, टाइफाइड जैसी बीमारियां फैलती थीं। अब इन बीमारियों पर होने वाला खर्चा, जिससे हम आउट ऑफ पॉकेट हेल्थ एक्सपेंडिचर कहते हैं, गरीब परिवारों के लिए बहुत कम हुआ है। अच्छा, मतलब जो पैसा इलाज में जाता था, अब वो शायद बच्चों की पढ़ाई या बेहतर खाने पर खर्च हो रहा है। तो ये एक डायरेक्ट इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट है, और मुझे लगता है इसका एक और पहलू है सुरक्षा, खासकर महिलाओं की। बिल्कुल। उन्हें सुबह अंधेरे में या देर रात खेतों में जाना पड़ता था, जो कितना अनसेफ होता था। एग्जैक्टली। ये डिग्निटी और सेफ्टी का मामला है। घर में एक शौचालय होना एक औरत को सुरक्षा और सम्मान देता है, और इसका असर लड़कियों की पढ़ाई पर भी पड़ा है। कई लड़कियां स्कूल इसीलिए छोड़ देती थीं क्योंकि वहां साफ और फंक्शनल टॉयलेट्स नहीं होते थे। सही बात है। तो एक शौचालय सिर्फ एक ढांचा नहीं है, वो एक लड़की को स्कूल में बनाए रखने का जरिया भी है। लेकिन अब मिशन का फेज 2 चल रहा है, जो दिखाता है कि सरकार भी समझती है कि सिर्फ टॉयलेट बनाना काफी नहीं है। मतलब हार्डवेयर इंस्टॉल कर दिया, अब सॉफ्टवेयर पे काम हो रहा है। ये ODF से ODF प्लस का सफर क्या है? ODF यानी ओपन डिफेकेशन फ्री तो हम समझ गए, ये प्लस क्या जोड़ता है इसमें? ये प्लस ही असली गेम चेंजर है। अच्छा, ODF प्लस का मतलब है कि गांव सिर्फ खुले में शौच से मुक्त नहीं है, बल्कि वो अपने सॉलिड
और लिक्विड वेस्ट को भी मैनेज कर रहा है। ओके। इसे आसान भाषा में समझें तो पहला, गांव में कोई भी खुले में कचरा या गंदा पानी नहीं फेंक रहा। दूसरा, गांव के सारे सार्वजनिक स्थान जैसे स्कूल, पंचायत घर, स्वास्थ्य केंद्र सब साफ सुथरे हैं और उनमें फंक्शनल टॉयलेट्स हैं। तीसरा, वहां गीले और सूखे कचरे को अलग करने का सिस्टम है। और चौथा, जो घरों से निकलने वाला गंदा पानी है, ग्रे वाटर, उसे मैनेज करने का कोई ना कोई तरीका है। मतलब अब बात सिर्फ ह्यूमन वेस्ट से आगे बढ़कर ओवरऑल क्लीननेस पर आ गई है। ये तो बहुत ज्यादा एम्बिशियस है। क्या ये जमीन पर हो भी रहा है? कोई ऐसी जगह है जिसने इसे सफलता से लागू किया हो? इसका सबसे शानदार उदाहरण है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। वो देश का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश बना। स्वच्छ सुजल प्रदेश, हाँ। यहाँ स्वच्छ का मतलब है कि वहाँ के सभी गांव ODF प्लस मॉडल हैं, यानी वो वेस्ट मैनेजमेंट के हर पैमाने पर खरे उतरते हैं। और सुजल का मतलब है कि हर घर में नल से साफ पानी आता है। वाह! ये एक परफेक्ट इकोसिस्टम है जहाँ सफाई और पानी एक साथ काम कर रहे हैं। ये दिखाता है कि 100% सक्सेस पॉसिबल है अगर पॉलिटिकल विल और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हो। वाह! ये तो गांव की कहानी हुई, लेकिन जब हम शहरों की तरफ देखते हैं तो समस्या का रूप ही बदल जाता है ना? बिल्कुल। यहाँ खुले में शौच से बड़ी समस्या शायद वो कचरे के पहाड़ हैं जो शहर के बाहर दिखते हैं। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन को तो एक अलग ही जानवर से लड़ना है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। शहरी भारत की चुनौतियां स्केल और नेचर दोनों में अलग है। इसीलिए SBM 2.0 का फोकस पूरी तरह से अलग है। इसे हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। ओके। पहला, जो गड़बड़ हम पहले ही कर चुके हैं उसे ठीक करना। इसमें आता है लेगेसी डंप साइट्स का बायोरिमीडिएशन। ये जो आप बड़े बड़े लैंडफिल्स देखते हैं, SBMU 2.0 का लक्ष्य है कि इस जमीन को वैज्ञानिक तरीके से रिक्लेम किया जाए। बायोरिमीडिएशन मतलब उस कचरे के पहाड़ को एक तरह से डीकंपोज करके खत्म करना। जी, ये तो बहुत बड़ा इंजीनियरिंग चैलेंज होगा। बहुत बड़ा। दूसरा हिस्सा है जो कचरा हम आज पैदा कर रहे हैं उसे मैनेज करना। इसमें आता है सोर्स सेग्रीगेशन, यानी हर घर से गीला और सूखा कचरा अलग अलग कलेक्ट करना। फिर आता है फीकल स्लज एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, मतलब हमारे घरों के टॉयलेट्स और नालियों से जो गंदगी निकलती है उसे नदियों में बहाने से पहले ट्रीट करना। और तीसरा हिस्सा है भविष्य में कम कचरा पैदा करना। इसमें सिंगल यूज प्लास्टिक को कम करने और कंस्ट्रक्शन वेस्ट को मैनेज करने पर जोर है। ये एक 360 डिग्री अप्रोच है जो शहर को एक सर्कुलर इकोनॉमी की तरफ ले जाने की कोशिश कर रही है, जहां वेस्ट एक रिसोर्स बन जाता है। तो SBM ने सफाई को लेकर एक नेशनल कॉन्वर्सेशन शुरू की। लेकिन ये सारी बातें, चाहे वो ODF प्लस गांव हो या साफ शहर, एक चीज के बिना अधूरी हैं, पानी। हाँ। अब बिना पानी के शौचालय को फंक्शनल नहीं रख सकते। सही बात है। और यहीं पर कहानी का दूसरा और शायद ज्यादा जरूरी हिस्सा शुरू होता है। हाँ, सफाई और पानी एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, और इसीलिए सरकार ने जल जीवन मिशन शुरू किया, जिसका नारा ही सब कुछ कह देता है, हर घर जल। हर घर जल। ये सिर्फ हर घर पानी नहीं है, ये हर घर नल से जल है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ये फर्क बहुत गहरा है। पानी का मतलब हो सकता है कि गांव में एक हैंडपंप है और महिलाएं दिन में कई घंटे लगाकर वहां से पानी भरकर ला रही हैं। नल से जल का मतलब है उस मेहनत, उस ड्रजरी का अंत। इसका एक और आंकड़ा है, हर व्यक्ति को रोजाना कम से कम 55 लीटर पानी देना। ये 55 LPCD मतलब लीटर्स पर कैपिटा पर डे का क्या मतलब है? क्या ये काफी है? 55 लीटर्स को पर्सपेक्टिव में रखते हैं, ये करीबन 3 स्टैंडर्ड बाल्टी पानी होता है। 3 बाल्टी। हाँ, एक औसत व्यक्ति के लिए पीने, खाना बनाने, नहाने और बेसिक साफ सफाई के लिए ये पर्याप्त माना जाता है। लेकिन इस मिशन की असली खूबसूरती इसके आंकड़े में नहीं, इसके इम्प्लीमेंटेशन मॉडल में है। हाँ, ये मुझे भी बहुत फैसिनेटिंग लगा। ये एक टॉप डाउन प्रोग्राम नहीं है जहां दिल्ली में बैठकर कोई योजना बनाए और वो गांव पर थोप दी जाए। नहीं, इसे डिसेंट्रलाइज्ड, डिमांड ड्रिवन और कम्युनिटी मैनेज्ड बताया गया है। ये सुनने में बहुत अच्छे शब्द हैं, पर जमीन पर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि योजना की कमान गांव के हाथ में है। हर गांव में एक पानी समिति या विलेज वाटर एंड सैनिटेशन कमेटी बनाई जाती है, जिसमें कम से कम 50% सदस्य महिलाएं होती हैं। अच्छा, ये जरूरी है कि 50% महिलाएं हों? हाँ, ये मैंडेटरी है। यही समिति तय करती है कि गांव में
पाइपलाइन कहाँ से बिछेगी, पानी का सोर्स क्या होगा, पानी का यूजर चार्ज कितना होगा, और अगर कोई मोटर खराब हो जाए तो उसकी मरम्मत कौन और कैसे करेगा। सरकार पैसा और टेक्निकल सपोर्ट देती है, लेकिन ओनरशिप पूरी तरह से कम्युनिटी की होती है। तो ये एक तरह से पानी का स्वराज्य है। बिल्कुल। जब लोगों को लगता है कि यह हमारी योजना है तो वो उसकी देखभाल भी बेहतर तरीके से करते हैं। इसी से नो वन इज लेफ्ट आउट का सिद्धांत भी पूरा होता है, क्योंकि गांव की समिति यह सुनिश्चित करती है कि गांव के सबसे आखिरी और सबसे गरीब घर तक भी पाइपलाइन पहुंचे। बिल्कुल, और इसके नतीजे भी दिख रहे हैं। गोवा देश का पहला हर घर जल राज्य बना। पहला राज्य। हाँ, लेकिन अगर हम बड़े स्केल पर देखें तो अगस्त 2024 तक देश के लगभग 77.83% ग्रामीण घरों में नल का कनेक्शन पहुंच चुका था। 77.83%। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। ये देखते हुए कि 2019 में जब मिशन शुरू हुआ था तब ये कवरेज बहुत ही कम था। 77.83%। बहुत इंप्रेसिव है। लेकिन एक सवाल मन में आता है, जो बाकी के करीबन 22% घर हैं, क्या ये वो घर है जहां पहुंचना सबसे मुश्किल है? पहाड़ी इलाके, रेगिस्तानी इलाके या दूर दराज के गांव? आखिरी मील की चुनौतियां कितनी बड़ी है? ये बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन है। द लास्ट माइल इज ऑलवेज द हार्डेस्ट। अब जो घर बचे हैं वो अक्सर मुश्किल भौगोलिक परिस्थितियों में है, जहां पानी का सोर्स ही एक बड़ी चुनौती है। कहीं पानी में आर्सेनिक या फ्लोराइड जैसी कंटामिनेशन है, तो कहीं पानी का लेवल ही बहुत नीचे चला गया है। तो अब फोकस क्वालिटी और सस्टेनेबिलिटी पर है कि जो कनेक्शन लग गए हैं उनमें पानी आता रहे और साफ पानी आता रहे। और शहरों का क्या? शहरों में भी तो पानी की समस्या है, खासकर झुग्गी झोपड़ियों में जहां टैंकरों पर निर्भरता एक आम बात है। हाँ, इसीलिए SBM 2.0 के साथ ही जल जीवन मिशन अर्बन की भी घोषणा हुई। इसका लक्ष्य है सभी 4,378 शहरी स्थानीय निकायों में यूनिवर्सल वाटर सप्लाई देना, यानी 2.86 करोड़ नए घरेलू नल कनेक्शन लगाना। तो 2.86 करोड़। जी, इसके साथ ही 500 अमृत शहरों में लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट पर भी जोर है, ताकि हमारे जल स्रोत जैसे नदियां और झीलें प्रदूषित न हों। तो ये एक होलिस्टिक अप्रोच है जो पानी के सप्लाई और वेस्ट वाटर के ट्रीटमेंट दोनों को एक साथ देखता है। तो हमारे पास एक साफ शौचालय है और उसमें नल से पानी भी आ रहा है। ये दोनों चीजें कहाँ होंगी? एक घर में। ये हमें हमारी चर्चा के तीसरे और आखिरी पिलर पर लाता है, सभी के लिए आवास या हाउसिंग फॉर ऑल, रोटी कपड़ा और मकान वाली बात। सही। और इस मोर्चे पर भी कहानी आंकड़ों से ही शुरू होती है। NSO के सर्वे के मुताबिक ग्रामीण भारत में 76.7% घरों में पक्की छत वाले स्ट्रक्चर थे, जबकि शहरों में ये आंकड़ा 96% था। 96%? हाँ, ये जो 23-24% का गैप ग्रामीण इलाकों में है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण मतलब PMAG उसी को भरने का काम कर रही है। PMI ग्रामीण के आंकड़े एक एग्जीक्यूशन स्पीड के बारे में एक दिलचस्प कहानी बताते हैं। सोर्स के अनुसार 2014-15 में जहां साल में करीबन 12 लाख घर बनते थे, वहीं 2018-19 में ये संख्या बढ़कर 47 लाख से ज्यादा हो गई। 47.33 लाख। ये रफ्तार में लगभग 4 गुना की बढ़ोतरी है। ये दिखाता है कि डिलीवरी मैकेनिज्म पर बहुत जोर दिया गया है। हाँ, इसमें टेक्नोलॉजी का भी बड़ा हाथ है, जैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और जियो टैगिंग, जिससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है और भ्रष्टाचार कम हुआ है। अब शहरी योजना PMA अर्बन की बात करते हैं। यहाँ चुनौतियां अलग है। जमीन की कीमत, हाई कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और माइग्रेशन के कारण बढ़ती डिमांड। यहाँ 1.12 करोड़ घरों की मांग के मुकाबले 1.03 करोड़ घर सैंक्शन हुए। लेकिन PMI के बारे में जो बात मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित करती है, वो सिर्फ घरों की संख्या नहीं, बल्कि ये है कि ये घर मिल किसे रहे हैं। सोर्स में बेनिफिशियरीज की एक लिस्ट है और वो बहुत कुछ कहती है। सही पकड़ा आपने। ये योजना सिर्फ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तक सीमित नहीं है, इसकी इंक्लूसिवनेस कमाल की है। जैसे इसमें वरिष्ठ नागरिक, निर्माण कार्य में लगे मजदूर, घरेलू कामगार, कारीगर, दिव्यांग, ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग और यहाँ तक कि कुष्ठ रोगी भी शामिल हैं। अच्छा, ये दिखाता है कि हाउसिंग फॉर ऑल का मतलब सच में ऑल है, कोई भी पीछे न छूटे। और एक और क्लॉज है जो मेरे हिसाब से रेवोल्यूशनरी है। कौन सा? घर का मालिकाना हक या तो महिला के नाम पर होता है या फिर जॉइंट ओनरशिप में। हाँ,
हमारे जैसे पेट्रियार्कल समाज में जहां संपत्ति पर हमेशा से पुरुषों का हक रहा है, ये एक छोटा सा नियम कितना बड़ा सोशल इंजीनियरिंग टूल है। इसका जमीनी असर क्या होता होगा? ये एक स्ट्रक्चरल चेंज है। ये सिर्फ एक छत देना नहीं है। जब एक महिला के नाम पर एक संपत्ति होती है तो घर के फैसलों में उसकी आवाज को वजन मिलता है। सही बात है। ये उसे एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है। कई स्टडीज बताती हैं कि जब संपत्ति महिला के नाम पर होती है तो घरेलू हिंसा के मामलों में भी कमी आ सकती है, क्योंकि महिला के पास एक एग्जिट ऑप्शन और एक सेफ्टी नेट होता है। ये एम्पावरमेंट का सबसे टेंजिबल रूप है। ये योजना सिर्फ ईंट और गारे के घर नहीं बना रही, ये समाज के पावर स्ट्रक्चर को भी धीरे धीरे बदल रही है। तो अगर हम इन तीनों मिशनों को एक साथ देखें, स्वच्छ भारत, जल जीवन और PMAY, तो ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। एक पक्का घर बिना शौचालय और पानी के अधूरा है, और शौचालय बिना पानी के बेकार है। ये सिर्फ अलग अलग योजनाएं नहीं हैं, बल्कि ये ह्यूमन डेवलपमेंट की एक इंटीग्रेटेड स्ट्रैटेजी का हिस्सा लगती हैं, जो भारत के सबसे गरीब नागरिक को डिग्निटी, सेफ्टी और अपॉर्चुनिटी देने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल, ये विकास के उस मॉडल की तरफ एक कदम है जो सिर्फ GDP के आंकड़ों पर नहीं, बल्कि क्वालिटी ऑफ लाइफ के इंडिकेटर्स पर ध्यान देता है। चुनौतियां अभी भी बहुत हैं, सस्टेनेबिलिटी, मेंटेनेंस, क्वालिटी कंट्रोल, लेकिन दिशा सही लगती है। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आपको चैप्टर 21 ह्यूमन डेवलपमेंट इन इंडिया, इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह पर हमारी आज की चर्चा पसंद आई होगी। UPSC विषयों पर ऐसी और चर्चाओं के लिए UPSC पॉडकास्ट चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।